बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ सना अमजद, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, बिकॉज़ ये जो कोरोना है इसका एक ही इलाज है, क्योंकि ना प्रॉपर कोई वैक्सीनेशन है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। इस वक्त जो हमें करना है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक काम करना है, और वो हमें करनी है एहतियात, एहतियात, एहतियात और बस एहतियात। इसके अलावा इसका और कोई हल जो है वो फ़िलहाल मौजूद नहीं है। सो इसलिए अपने लिए, अपने प्यारों के लिए अल्लाह ताला की दी हुई सबसे हसीन और सबसे खूबसूरत नेमत जो है ना, वो हमारे पास ये ज़िंदगी है। और फिर इस ज़िंदगी में अगर आपकी सेहत अच्छी हो तो फिर आप हर चीज़ को बड़े भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। सो इसलिए अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिए, हिफाजत कीजिए, मास्क पहनिए, हाथों की सफाई का ख्याल रखिए और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों बाद हम सब मिलकर ईद उल अज़हा सेलिब्रेट करेंगे, बकरा ईद जिसे कहा जाता है। सो एडवांस में आपको आने वाली खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। हमेशा कुछ ना कुछ हादसे की, कुछ ना कुछ दिल खराश वाक़े की जो है वो ख़बरें हमें मिलती रहती हैं, लेकिन इंशाल्लाह ईद आएगी, सब सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन हाँ, ये हमें फिर याद रखना है कि जिस तरह इस बार जो हमारी छोटी ईद थी, जिसे ईद उल फ़ितर कहते हैं, रमज़ान के बाद जो हमें ईद का तोहफ़ा मिलता है, उस ईद को भी हम वैसे सेलिब्रेट नहीं कर सके जिस तरह लोग ईद मिलते हैं, बगलगीर होते हैं, जो नमाज़ों का सिलसिला होता है, जो ईद की नमाज़ का इज्तिमा होता है, वो उस तरह से नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि हमारा दीन भी ये कहता है कि एक ज़िंदगी बचाना जो है वो इंसानियत की ज़िंदगी को बचाने के बराबर है। इसलिए इस बार भी ईद मनाएंगे हम इंशाल्लाह, अल्लाह की राह में कुर्बानी भी ज़रूर करेंगे। लेकिन जो SOPs हमें पहले पिछली ईद पर बताई गई थी, उन्हीं SOPs को फॉलो करते हुए इस बार भी इंशाल्लाह ईद उल अज़हा की नमाज़ जो है वो अदा की जाएगी। और इससे पहले एक रौनक होती है, और वो रौनक होती है कि बकरा मंडियाँ सज जाती हैं। सो वैसे तो हर इलाके में गैर कानूनी तौर पर ये छोटी छोटी सी मंडियाँ लगती हैं। एक एशिया में कहा जाता है कि सबसे बड़ी मंडी जो है, ये जो कराची के करीब जो हाईवे है, यहाँ पर सजाई जाती है, जहाँ पर पूरे पाकिस्तान भर से जानवर आते हैं। ऊँट हैं, बकरे हैं, गाय है, बैल है, बेशुमार जानवर कुर्बानी के यहाँ लाए जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत मंडी सजाई जाती है। सो ये मंडी सज चुकी है, ईद का एहतमाम शुरू हो चुका है। लेकिन कहा यह गया है कि उस मंडी में अगर आप जा रही हैं जानवर ख़रीदने के लिए, तो आपने SOPs को फॉलो करना है। इस बारे में क्या डिटेल्स हैं ये जानेंगे। हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, वजीउद्दीन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप वजी? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वजी, बड़ी एक्साइटमेंट होती है हर किसी को, बच्चे बड़े, कुछ ख़वातीन तो घबराती हैं, लेकिन मेरे जैसी कुछ होंगी जो बड़ी एक्साइटेड होती हैं कि मुझे भी मंडी जाना है। सो क्या एहतमाम है इस बार बकरा मंडी का? एंड जिस तरह पिछले साल या हमने पिछले सालों में देखा है लोग इन्जॉय करते रहे, क्या इस बार इस तरह का कुछ आप देख रहे हैं मंडी का सिलसिला? बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। लेकिन इस बार जो है कोरोना वायरस की वबा है, तो इस बार जो है चीज़ें मुख्तलिफ हो गई हैं। खुसूसी तौर पर ये कहा गया है कि 15 साल से कम बच्चों को आने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा जो 50 साल से ज़ायद जो हज़रात है उनको भी आने की इजाज़त नहीं होगी। जबकि हमने देखा है कि जो ख़वातीन जो आती हैं मंडी में विंडो शॉपिंग के लिए, फैमिलीज जो आती हैं, इस बार उन पर जो है मुकम्मल तौर पर जो है पाबंदी होगी। अगर आप मंडी के अंदर दाखिल होते हैं तो आपको जो है मास्क पहनना लाजमी है। अलबत्ता आपको जो है फैमिली समेत जो है वापस ही भेज दिया जाएगा। अच्छा। ये जो मंडी है ये शहर से 30 किलोमीटर जो है दूर लगाई जाती है। इस बार जो है कोरोना वायरस की वबा भी है, तो इस मंडी का जो अहाता है वो भी, उस पर भी इजाफा किया गया है। अब ये मंडी जो है 11,000 एकड़ पर जो है लगाई जा रही है, जिसमें जो है 48 ब्लॉक जो है बनते हैं। अभी तक जो है तकरीबन जो हमारे तर्जुमान से हमारी बात है वो ये कह रहे हैं कि अब तक जो है 6,000 से ज़ायद जो है जानवर इस मंडी में आ चुके हैं। साथ साथ जो है दीगर जानवरों को सिलसिला और आमद का सिलसिला भी जारी है। अच्छा वजी, 2-3 सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। एक तो आपने सबसे पहले जो है वो एक ख़बर ऐसी सुनाई है जिस पे बहुत सारे दिल अफसुर्दा हो गए होंगे, क्योंकि बच्चों को तो एक्साइटमेंट होता है कि हम बाबा के साथ जाएंगे और जाकर अपनी मर्ज़ी का बकरा लेकर आएंगे। बच्चे तो बहुत खुश होते हैं, और जब ये ईद आने वाली होती है तो ऑलमोस्ट हर वीकेंड पर यही एक्टिविटी होती है कि बच्चों को आप हाईवे ले
जाएं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि 15 साल से कम उम्र के जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनको इजाज़त नहीं है मंडी में एंटर होने की, राइट? जी, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये वबा ऐसी है जो बच्चों और जो 50 साल से ज़ायद जो अफ़राद हैं उनको जो है ओके, ज़्यादा जल्दी अफ़ेक्ट कर सकती है। ठीक तो है। माहिरीन का भी यही कहना है कि बच्चों को जो है मंडी में नहीं ले जाया जाए। अलबत्ता जिनको सुन्नत इब्राहिमी अदा करनी है, उनके लिए वो हज़रातों के लिए जो है वो वहाँ पे मंडी में जा सकते हैं और जो कुर्बानी का जानवर है वो खरीद सकते हैं। अच्छा, ये भी जी, जी। बताइए कि हमेशा हम देखते हैं करोड़ों रुपए के जानवर, जो एक एक बकरा जो है वो 4-4 5-5 लाख रुपए का होता है। इस पेंडेमिक की वजह से मुआशी सूरत हाल बड़ी ख़राब है, लेकिन ये जो व्यापारी हजरात हैं ये कई कई साल जानवर अपने पास रखते हैं, उनकी खिदमत करते हैं ताकि कुर्बानी के लिए लोगों को बेचा जा सके। आई नो कि इनकी बड़ी एफ़र्ट है, ये डिज़र्व करते हैं कि इनको इनका सही जानवर का पैसा मिले, लेकिन आपको क्या लगता है इस बार जानवरों के जो प्राइसेस हैं वो पिछले साल के मुकाबले में कम होंगे या ज़्यादा हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए अभी जो है मंडी का आगाज़ हुआ है, तो जी। आगाज़ में यही देखने में आता है कि जो व्यापारी जब आते हैं तो यहाँ पे वो जो है उनकी जो रकम वो मांग रहे होते हैं वो कई ज़्यादा उस पे इज़ाफ़ा होता है। अच्छा। जब मंडी जब ईद-उल-अज़हा के दिन करीब आ जाए तो मंडी में जो उतार-चढ़ाव देखने में भी आता है। कहीं-कहीं कुछ ब्लॉक्स ऐसे होते हैं जहाँ पे जो है मंडी के जो रेट है वो कमी होती है और उसकी जो पीछे वाले जो ब्लॉक होते हैं वहाँ पे अमूमन तौर पे जो है मंडी के जो रेट्स हैं वो कम देखने में आते हैं। इसके अलावा जो वीआईपी टेंट जो लगते थे इस बार उसमें से काफ़ी सारे तो टेंट्स हैं वो इस बार नहीं लगेंगे, ना ही मंडी में कोई फूड स्टॉल्स लगेंगे। अलबत्ता ये है कि जो मंडी में जो व्यापारी है उनके लिए जो है एक वहाँ पे खाना दस्तयाब होगा, लेकिन वो भी सिर्फ पार्सल के तौर पे उनको दस्तयाब किया जाएगा। जी। ओके, राइट। अच्छा, जो लोग वहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए कोई ख़ास जो है उनका टेम्परेचर टेस्ट या जिस तरह से स्प्रे गेट्स लगाए जाते हैं, इस तरह से कुछ किया गया है? क्योंकि अल्लाह ना करे कोई एक शख्स भी आ गया, वहाँ पर इतने सब लोग होते हैं हुजूम में, तो उसको इन्फेक्ट ना कर दे, इस तरह की भी एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। मंडी में जो है जो मंडी इंतजामिया उसकी जानिब से जो है भरपूर इंतजाम किए गए हैं। मंडी के जितने भी दाखिले और खारिजी रास्ते हैं वहाँ पे जो है उन्होंने अपनी इंतजामिया टीम वहाँ पे तैनात की हुई है। सैनिटाइजर गेट भी लगाए हुए हैं। जिनके पास मास्क नहीं है उनको या तो वापस भेजा जा रहा है या तो उनको कहा जा रहा है कि आप मास्क खरीदो, उसके बाद जो है मंडी के अंदर दाखिल होंगे। ओके। इसके अलावा जब ये भी देखने में आ रहा है कि महकमा मौसमियात की जानिब से जो है मंडी के दिनों में जो 3 से 4 दिन की पेशिंग हुई की गई है कि बारिश भी हो सकती ओह, है। तो इंटरेस्टिंग। उसके बनस्बत जो है कि मंडी की जो तर्जुमान है उनका कहना है कि इस बार जो है ड्रेनिंग सिस्टम भी जो है मंडी के अंदर बनाया गया है, क्योंकि पिछले साल ये देखा था जब बारिश हो गई तो जी, सारे उसके जो इंतजामात हैं वो पूरे खराब हो नहीं चुके थे। राइट। बुरी तरह थैंक यू से सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वजीउद्दीन हमारे साथ मौजूद थे। और जी, मंडी सज चुकी है, ज़रूर जाइए। 15 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर आप साथ लेकर जाएंगे तो आपको मंडी में जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सुन्नत इब्राहिमी है, हमने अदा करनी है, लेकिन पेंडेमिक की सूरत हाल है तो एहतियात भी बहुत ज़रूरी है। मैं ब्रेक लूँगी, लेकिन उससे पहले एक पैकेज है मंडी के हवाले से, आइए वो देखते हैं। कराची वालों, मवेशी मंडी सज गई, लेकिन मास्क के बगैर दाखिला मना है। मवेशी मंडी में अब तक 500 से ज्यादा जानवर आ चुके हैं। लाड़काना से आए हुए खूबसूरत नस्ल के नुकरे जानवरों की खूबसूरती भी देखने से ताल्लुक रखती है। पैगाम यही है, तो नुकरे बच्चे लेके आए, वो आए कि मेहरबानी कर देखेगी। और ये मास्क करे पहने के आए, आपका जान का ख्याल करके आए। मंडी में कोरोना SOPs का ख्याल भी रखा जा रहा है। सैनिटाइजर गेट नस्ब है, समाजी फासलों के दायरे भी बना दिए गए हैं। SOPs के हवाले से ये है कि बगैर मास्क के किसी की एंट्री नहीं है। मास्क पहने, ग्लव्स को भी पहनना यकीनी बनाए। इंशाल्लाह जैसे भी बगैर मास्क के जो शख्स यहाँ आएगा उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। मवेशी मंडी में पार्किंग की जगह भी मख्तस कर दी गई है। कार के 50 रुपए और मोटरसाइकिलों के पार्किंग चार्जेस 30 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं।
एंड जितने भी डॉक्टर्स, जितने भी एक्सपर्ट्स प्रोग्राम में आते हैं, जब हमेशा हम चाहे हम कोरोना के हवाले से बात करें, किसी और प्रॉब्लम की बात करें, तो हमेशा यही कहा जाता है कि आप अपनी डाइट के साथ साथ जो है वो अपनी फ़िटनेस का ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि जो बॉडी मूवमेंट है, ये जो हल्की फुल्की एक्सरसाइज है, एक तो ये आपको एक्टिव रखती है एंड ये आपको बहुत सारी बीमारियों से भी महफूज रखती है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ये सेगमेंट आपके लिए ज़रूर लाया जाए, जिसमें फ़िटनेस के हवाले से आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस हों। तो आज हमारे साथ फ़िटनेस ट्रेनर मौजूद हैं निर्दोष अडवाणी। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। निर्दोष, हमेशा जब भी हम ट्रेनिंग की या फिटनेस की बात करते हैं तो हमने कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी, कुछ बेसिक्स भी डिस्कस की। आज जो क्योंकि लोग बाहर भी नहीं जा रहे, कोरोना की वजह से खौफजदा हैं, तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि आप घर में रहते हुए ख़ुद को एक्टिव भी रखें और उस एक्सरसाइज से आपका स्ट्रेस भी रिलीव हो? बेसिकली जो योगा का जो सेगमेंट होता है वो होता ही एक मैट पे है, 2x6 के मैट पे, तो आपको ज़्यादा बड़ी स्पेस नहीं चाहिए, ना जिम जाने की आपको ज़रूरत है। तो बेसिकली योगा आप घर बैठ के ही कर सकते हैं, और जो उसका जितना भी सेशन है 20 to 40 मिनट्स का, उसमें आपको ज़्यादा मज़ीद जगह नहीं चाहिए, बस एक मेट जितनी जगह चाहिए, और आप वहीं पर ही सारा वर्कआउट, फिर आप पूरी बॉडी का पाँव से लेके सर तक पूरा वर्कआउट उसमें तो आप आज क्या आप हमें योगा की क्या आज हम बेसिक फ्लेक्सिबिलिटी के जो मूव्स हैं वो आपको सिखाएंगे। तो वार्म अप कैसे करना है, ठीक है, जो किसी भी एज का बंदा कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे होता है कि हम बाय एज को उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, कौन सा स्टेप कोई कर पाता है, कोई नहीं कर पाता। तो बेसिक जो स्टेप्स हैं वार्म अप के वो लेंगे, उसके बाद कुछ ऐसे स्टेप जो हर एज का बंदा ठीक है, नॉर्मली कर पाएगा, उससे वेट रिड्यूस भी कर सकता है, अपने आप को फिजिकली फिट भी रख सकता है, मेंटली, और अपनी हेल्थ को भी ग्रेट स्टार्ट कर सकता है। जी तो हाँ। पहले वार्म अप बहुत तो इम्पोर्टेंट सबसे पहले जो हम योगा में वार्म अप लेते हैं वो लेते हैं योगिक जॉगिंग से। वो एक ही जगह पे खड़े होकर आपने जॉगिंग करनी होती है। तो इससे क्या होता है कि आपको ट्रैक अपना ज़रूरत नहीं पड़ती ट्रैक की, आप एक ही जगह पे ठीक है अपनी वार्म अप कर सकते हैं। 5 to 10 मिनट्स आपने रनिंग करनी होती है। जब आप अच्छा आप कीजिए ताकि आपके टोस को जो है वो कैमरा फॉलो करे और लोगों को पता चल सके कि ये आपके टोस पे हमने रनिंग करनी है, और अपनी जो एड़ियाँ हैं वो आपने ऊपर उठानी है। इसमें जब आप समझ रहे हैं कि अब आप एक्सपर्ट हो गए, आगे आगे कर पा रहे हैं, ठीक है, तो अपनी नीज को भी आप थोड़ा ऊपर सा उठा सकते हैं। राइट, ये बाय एज करनी है। अगर आपको अर्थराइटिस है, बैक पेन है, तो आपने ये नहीं करना। ओके ये यंग एज में आप इजीली कर सकते हैं। या अच्छा, ये आपका स्टेमिना भी अच्छा करेगा। जी हाँ बिल्कुल, ये आपके तो एक ही जगह पे आप अपनी रनिंग को कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, ओके। तो आगे जो हम करेंगे वो अपना स्टॉप करके डीप इनहेल करेंगे, ये स्टेप आपने 10 to 20, 30, 40 टाइम्स करना है। ये आपको बिल्कुल रिलैक्स कर देगा आफ्टर वार्म अप, आफ्टर रनिंग। उसके बाद हम कुछ फ्लेक्सिबिलिटी के वार्म अप्स करेंगे, जो आपके फुल बॉडी वार्म अप होगा। ओके, शुरू करेंगे अपने हैंड से। तो ये बहुत ही आसान वार्म अप है। इससे क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर अगर हाई रहता है, ओके, तो ये बड़ी आसान सी टेक्निक है जिससे आपका ब्लड प्रेशर हाथ झाड़ने आपने झाड़ने, क्योंकि इसमें जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, मेरा भी मुझे भी लग रहा है, सब मेरा तो बीपी शूट कर रहा है, आप अगर मुझे गुस्से गुस्सा में है। हैं, आपको एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, तो आप सिंपली अपने हाथों को 1 से 2 मिनट कुछ लोगों झाड़ें। को तो शायद दिन में 10-12 घंटे ही काम करना चाहिए, उनकी जरूरत है कि अपनी एंजाइटी रिलीज करें ऐसे। तो ये ओके, आप अपना ब्लड प्रेशर ऐसे नॉर्मल कर सकते हैं। उसके बाद डीप इनहेल करेंगे। एक इनहेल में कोशिश करें, एक स्टेप करें, फिर अगेन। अच्छा ये बताएं, आपने एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ा है इस तरह से कलाई को, और उसके बाद आप ऊपर लेके जाएं, ऊपर लेके जाएं, एंड देन शोल्डर्स को एक साइड पर मूव करें। इसमें ज्यादा एक्सपेंड ये कर सकते हैं कि आप यहाँ तक लेकर आए, पर स्टार्टिंग आप जस्ट यहाँ तक करें। ओके, उसके बाद आप इजीली मूव करते हैं। ये स्टेप आपने 20 to 30, 40 टाइम्स करना है, क्योंकि आपका ये हिस्सा है नेक वाला, शोल्डर वाला, ये ज़्यादा पेन करता है स्टार्टिंग के डेज में। तो वार्म अप अच्छा करेंगे तो आपको इंशाल्लाह पेन भी नहीं होगा। उसके बाद अपने दोनों हाथ अपने शोल्डर्स पे रखेंगे, ठीक है, एंड डीप इनहेल करके एक सर्कल पूरा करें,
दोबारा कोशिश करें- समझाइए जी हाँ, इसको, कोशिश दोबारा करें रिपीट कीजिए। कि जितने स्टेप आप कर रहे हैं उतने उसमें अपनी आईज बंद रखें, खुद को बिल्कुल रिलैक्स रखें, काम रखें और ब्रीथिंग पे पूरा ध्यान दें, लाइक दिस। ये क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा हाफ सर्कल में आपने इनहेल करना Inhale है करना है और और जब वापस आप जब आएंगे वापस अपना ओ कंप्लीट करेंगे तो उसमें आप exhale एक्सहेल करना है कर आपने, देंगे। ठीक ओके, है। उसके बाद अपने हाथ स्ट्रेट करेंगे लाइक दिस एंड शोल्डर्स को राउंड सर्कल में घुमाएंगे लाइक दिस। जब इनहेल करें तो योगा में कोशिश करें जितना भी इनहेल आप कर रहे हैं वो सारा अपनी चेस्ट में करें, लंग्स में करें, पेट को नहीं फुलाएं। हम अक्सर जो इनहेल करते हैं वो अपने पेट में करते हैं, यही वजह है जो हमारा पेट आहिस्ता 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 बाहर आता जाता है। तो हमने जो जितनी भी ब्रीथिंग करनी है कभी भी तो आप लंग्स में करें लाइक दिस। इससे आपका पोस्चर बेहतर होगा, इसमें जिसको बैक पेन है वो भी ठीक होंगे, जिसका स्पाइनल का इश्यू है वो भी उसमें बेहतर होगा लाइक दिस। जब आप लंबा सांस लेके एक्सेल करते हैं तो आपका बहुत ही जो है स्ट्रेस हार्मोन वो रिलीज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और आपकी स्ट्रेस बहुत डाउन हो जाती है, खत्म होती है, ठीक है। ओके, ये क्लॉकवाइज भी होगा लाइक दिस एंड एंटी क्लॉकवाइज भी आपने करना है। ओके, उसके बाद हम करेंगे डीप इनहेल करके शोल्डर्स को ईयर्स तक टच करने की कोशिश करेंगे लाइक दिस। ओह इट इज डिफिकल्ट। ये आप जब रिपीट करेंगे, रिपीट कीजिए इसे बड़ा दोबारा। आपको रिलैक्सेशन फील होगी लाइक दिस। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, ये सारे जो स्टेप्स हम कर रहे हैं ये आपने काउंटिंग में 10 to 30 40 व्हाटएवर जितनी काउंटिंग आप कर सकते हैं उतनी करें। फर्स्ट डे पे जो आपने करना है वो मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स का वर्कआउट करना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना। ओके, वो योगा के लिए जो खास प्रिकॉशंस हैं वो ये है कि आपने खाली पेट करना है। राइट, खाली पेट नहीं करेंगे तो आपको इश्यूज हो सकते हैं, खास करके जो शुगर वाले जो पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर वाले जो अच्छा पेशेंट हैं। खाली पेट तो करते हैं बट लोग लाइक बिटवीन एक्सरसाइज या योगा बहुत ज़्यादा Body पानी building का में? इस्तेमाल कर अच्छा, लेते जी। हैं बहुत ज़्यादा, तो उससे एक तो आपका पेट आपको- भी जी हाँ। तो ये क्या पानी का इस्तेमाल करना ड्यूरिंग चाहिए? एक्सरसाइज आपने किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, योगा में आपने तो बिल्कुल भी नहीं करना। बॉडी बिल्डिंग में जब आप वर्कआउट हैवी वर्कआउट कर रहे हैं, ज़्यादा वेट उठा रहे हैं तो क्रिएटिन लाइट सब्सटेंस जो होते हैं वो आप ले सकते हैं। बट उसके लिए तो Pure आपको पानी नहीं पहले लेना। Pure आपको पानी खाना नहीं लेना। खाना पड़ता है ना जब आप नहीं। मसल्स अपना उसके लिए काम कर रहे होते हो, उसमें वर्कआउट भी नहीं है कि आप नहीं खा खाली सकते। पेट ही करना है। खाली पेट वर्कआउट ही जो भी होगा, क्योंकि जब आपके पेट में कुछ होगा और ऊपर से आप फिजिकल वर्कआउट करेंगे तो आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ओके, तो ब्लड प्रेशर हाई होने का चांसेस होते हैं। राइट, उसके बाद कुछ और भी पेट में चेंजेस ठीक होने का है, चांसेस बिकॉज उस वक्त आपका ये वो जो मेटाबॉलिज्म है वो आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए Exactly, प्रोसेस जी कर रहा हाँ। होता है, तो आप बॉडी को एक्स्ट्रा एक्सर्शन देते हैं तो वो जो आपको हम नुकसान जी, जी, पहुंचाती सबसे है। बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि खाना खा के फिर वॉक करते हैं। हाँ। ये बहुत ही गलत एक्ट है जो हमारी सोसाइटी में बहुत तो लोगों फिर को नहीं खाना पता। खाने के कितने टाइम टहलना बाद होता walk? है, ये टहलना होता है नॉर्मली। हाँ। वॉक नहीं करनी होती। जो फास्ट वॉक करते हैं, खास करके खाने के बाद जो Running, हाँ। वॉक करते हैं, ये बहुत ही नुकसानकार है। Okay. और जितना भी वर्कआउट करना है कम से कम 3 घंटे का आपने गैप रखना है। नहीं तो खाने के बाद फिर जो लोग उनकी रूटीन है जिनकी एक्सरसाइज करते हैं कि खाना डाइजेस्ट हो जो जाए, एक्सपर्ट्स होते हैं, जो ट्रेनर होते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनको बिफोर पोस्ट प्री वर्कआउट जो है कुछ मील लेना पड़ता है जो जल्दी डाइजेस्ट हो, जैसे बनाना हो गया, हाँ, फ्रेश जूसेस हो गए, वो उनको एनर्जी स्टेमिना देता है। राइट, पर अगर आप कार्डियो कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो आपको नहीं जरूरत है। एग्जैक्टली, जिसमें ब्लैक चिक्स काले चने होते हैं, Exactly, खजूर जी, होती जी। है, बनाना होते हैं, ये थोड़ा ये एनर्जी भी कम से बूस्टर कम है। 40 मिनट्स पहले लेना होता है। 40 मिनट्स 40 मिनट्स कम से कम। उसके बाद आपने कोशिश करें पानी भी ज्यादा ना पिए, वरना आपको इशू हो सकता है, राइट। kidney अच्छा, problem ये हो सकता है। आपने इस तरह वार्म अप बताया है बीच में एक्सरसाइज, इसके बाद भी लास्ट में भी वार्म अप करना होता है आपने? लास्ट एक्सरसाइज क्या होगी? रिलैक्सेशन होती है जिसको हम मेडिटेशन बोलते वो हैं। कैसे होगी बता दीजिए, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। जी, वो तो हम बैठ के ही करेंगे। जी प्लीज बताइए। सीधे बैठ जाएं। ये है आपका सुख आसना। ओके, सुख आसना में आपने डीप इनहेल करके राइट, अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट करना है। ठीक है, स्ट्रेट करके ध्यान मुद्रा में आप बैठ जाएंगे। हम्म, फिर स्लोली आपने नोज से इनहेल करना है
एंड माउथ से 3 टाइम्स आपने ऐसे एक्सेल करना है। जब आप इनहेल नोज से करके माउथ से एक्सेल करते हैं तो ये आपकी पूरी बॉडी को काम डाउन कर देता है। उसके बाद जो आपने करना होता है वो अपनी ब्रीथिंग पे ध्यान लगा के ओके तमाम माइंड को डिस्ट्रैक्ट जो हो रहा है उनकी थॉट्स को रोक के अपनी ब्रीथिंग पे ध्यान लगा के खुद को रिलैक्स करना होता है। ओके इसके बाद जो हम रिलैक्सेशन में जाते हैं वो है शव आसना, ठीक है जो अपनी बॉडी को बिल्कुल सीधा लेटा के ओके जो स्टेप होता है वो शव आसना है, उसका नाम है। उसमें पूरे हाथ पांव आप ऐसे खोल के सीधा लेट जाएंगे, हथेली है, आसमान की right. तरफ लेटा के। राइट तो ये आपने जो करना है इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच। निर्दोष हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे और इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में। आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और अभी हम फ़िटनेस की बात कर रहे थे। आपकी खूबसूरती हो, आपकी खुराक हो, आपकी फ़िटनेस हो, हर चीज़ की ज़िम्मेदारी हमने ली हुई है कि हर चीज़ का ख्याल रखा जाए। एंड आई होप कि जो भी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करते हैं उस पर आप लोग अमल भी करते होंगे। अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर किया कीजिए, कौन से ऐसे इशूज़ हैं जो हम डिस्कस करें। अच्छा, पिछले काफ़ी दिनों से मुझे मेरा अपना पर्सनल इंस्टा का पेज है सना अमजद ऑफिशियल, उस पर आप लोगों के मैसेजेस मुझे रिसीव होते हैं। तो गर्मी में हम अक्सर कुछ मसाइल ऐसे हैं जो ख़ास तौर पर जिनको डील कर रहे होते हैं। जहाँ ब्यूटी का मामला आता है, सर्दी हो या गर्मी हो, हर शख्स चाहता है कि वो खूबसूरत लगे, अच्छा लगे, हसीन लगे, निखरा निखरा लगे। लेकिन एक तो इसमें ऑयल जिसे सीबम कहा जाता है बहुत ज़्यादा फेस से रिलीज़ हो रहा होता है। एंड एक्नी का प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है गर्मी के मौसम में। अब एक्नी चेहरे पे हो तो आपका चेहरा थोड़ा ख़राब लगता है, कलर भी टैन हो जाता है और फिर उसके निशानों का ख़त्म होना, ये इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि अगर आप इसको गलत तरीके से डील करें। तो आप अपनी एक्नी को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, वजह क्या क्या है, कहीं खाने में गलती है, कहीं कोई बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है जिसकी वजह से है, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। आप कॉल्स भी कीजिएगा, कोई सवाल हो आपका। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल गुड, ऑल सेट? यस अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है कोरोना? बस प्रिकॉशंस के साथ काम Precautions भी कर रहे हैं और आप घर में क्लिनिक भी- कर रही हैं? जी बिल्कुल, क्लिनिक्स तो कर करनी रही है ओके। और लेकिन ये है कि प्रिकॉशंस के साथ कर रहे हैं। अच्छा, ये बताओ सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स आते हैं, ख़वातीन स्पेशली, रंग गोरा करने के अलावा, ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम क्या एक्नी है लोगों में? बहुत ज़्यादा कॉमन है और सबसे ज़्यादा कॉमन एक तो एक्नी रिपोर्ट होती है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा उन लोगों की तादाद ज़्यादा है जो उसको बिगाड़ कर आते हैं। ओके। बहुत कम ऐसे सेंसिबल लोग होते हैं जिनको एक्नी का ब्रेकआउट होता है, 2 से 3 ब्रेकआउट हुए हैं एंड दे आर कंसर्न नाउ और वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। ओके। अदरवाइज़ क्या होता है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शंस हैं कि हम लोग सबसे पहले तो किसी सैलून से इसका इलाज कराना चाहते हैं। हम फेशियल करवा लेते हैं, एक्नी जी फेशियल। बिल्कुल, कि ये एंटी एक्नी फेशियल्स हैं। तो फेशियल्स जो होते हैं, जो सैलून्स के ऊपर क्रीम्स वाले जो फेशियल्स अवेलेबल होते हैं, उसके अंदर एक्नी का कोई इलाज नहीं होता, बिकॉज एक्नी एक बाकायदा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है आपकी स्किन के ऊपर। क्योंकि एक्नी की बेसिकली काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, जैसे नोडुलर सिस्टिक एक्नी होती है जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े से दाने हो जाते हैं, उसमें से पस भी आ रहा होता है, कुछ लोगों को ब्लड आ रहा होता है, समटाइम्स वो पेनफुल। अच्छा, ये गर्ल्स में भी होता है और बॉयज़ में भी होता है, स्पेशली टीन एज में जो है ना, ये जो प्यूबर्टी ये वाली जो एज होती है उस वक्त क्या आप अपनी पिक्चर्स देखें, आप कहते हो ये तो मैं हूँ ही नहीं, उस वक्त आपका फेस चेंज हो रहा होता है, एक्नी, हार्मोनल चेंजेस, अजीब सा आप जो है वो उस वक्त आपके खदो खाल बदल रहे होते हैं, पूरी बॉडी चेंज हो रही है, पूरी बॉडी चेंज हो रही होती है। कभी नोटिस करें कि कल मैं एक पिक्चर देख रही थी, एक अफ़गान लड़की की पिक्चर थी, तो वो किसी इंटरनेशनल फोटोग्राफर ने उसको खींचा हुआ था, उसकी 13 इयर्स की एज पे और 30 इयर्स की एज पे। जब उन दोनों का कंपैरिजन किया, उसके जो जॉ लाइन थी वो ब्रॉडनिंग उसमें दिखाई गई थी, उसकी नोज़ की कार्टिलेज की ट्रांसफॉर्मेशन उसमें दिखाई गई थी। तो वो एजिंग की तरफ जब हम जाते हैं या हम समझते हैं कि एजिंग जो है वो सिर्फ शायद हमारी
एज रिलेटेड होती है समथिंग यू नो, लेकिन स्किन की एजिंग का ताल्लुक आपकी उम्र से नहीं होता। Okay. वो आपको 16 इयर्स में भी स्टार्ट वो हो सकती इट है। डिपेंड्स कि आपने उसकी कितनी केयर की कितनी है केयर या की उसको है। मिस हैंडल जी किया है। बिल्कुल। और अच्छा, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं सना जो स्टार्ट में उनको पूरी जिंदगी कभी एक्नी नहीं हुआ होता। 30 की एज में आके जो है वो एक्नी स्टार्ट हो जाता ये है। बड़ा अहम क्वेश्चन है, लाइक कि कुछ नॉर्मली एक ये मिथ ये है या इसकी रियलिटी क्या है कि टीन एज में एक्नी आपको शुरू होता है, ठीक है, बॉयज़ में भी होता है, गर्ल्स में भी होता है, एक्नी स्टार्ट होता है, लेकिन जी 25-26 साल के बाद एक्नी तो अब आपके हार्मोन सेट हो गए, अब आपको एक्नी नहीं होगा। और फिर इस टीन एज में आपके घर से ये भी कहा जा रहा होता है कि ये इस एज का मसला है, ये खुद वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा, इसमें किसी डॉक्टर के पास जाने की या किसी सैलून से फेशियल कराने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह की चीज़ें। व्हाट डू यू सजेस्ट कि इसका स्टार्टिंग टाइम क्या है और आपको स्टार्ट में क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले जब एक्नी आपको स्टार्ट होता है तो आप उसका नेचर देख लें, ठीक है। राइट। एक्नी किसी भी तरह का नेचर हो, लेकिन जो कमिडोन्स एक्नी होती है जिसके अंदर आपको ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स बन रहे होते हैं, उसके लिए ख़ास तौर पे हमें फ़ौरन से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। उसके रीज़न ये है कि वो जब बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाते हैं तो एक टाइम आता है कि वो क्लोज्ड कमिडोन्स की फॉर्म में, स्किन के ऊपर कुछ नज़र नहीं आ रहा लेकिन अंदर बहुत सारी डेब्री जमा हो चुकी है आपकी स्किन में। अब उसके ट्रीट करने के लिए उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। Right. कंपैरेटिवली जो नोडुलर सिस्टिक एक्नी होती है जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े से दाने होते हैं या पस आ जाता है, उसको ट्रीट करना कंपैरेटिवली कमिडोनल एक्नी के इजी होता है। अच्छा, okay. वो फिर भी जल्दी ट्रीट हो जाती है, उसमें हम एंटीबायोटिक्स वगैरह दे सकते हैं और क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया का रोल ज़्यादा होता है। अच्छा, जो क्या Comedon's acne होती है- एंटीबायोटिक के बगैर जिस तरह जो आपको स्टार्ट हुआ है, अब उसके सिम्टम क्या हैं? एक तो जिस तरह ये होता है कि जी आप सुबह उठें, अक्सर आप शीशा देखें तो यहाँ पर या यहाँ पर मुझे अक्सर एक तोहफा नज़र आता है पिंपल की शक्ल में। मैं तो कभी कभी टूथपेस्ट लगा लेती हूँ, फिर मेरे पास एक जेल है, मैं वो लगाती हूँ जो है। अच्छा, ये दो काम है जो मैं करती हूँ, बिकॉज मुझे ये होता है कि अब मेकअप करना है, सो क्या होगा, मे बी आई एम राइट और रॉन्ग, लेकिन बट समबडी सजेस्टेड मी दिस। सो अब लेकिन पिंपल और एक्नी ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं ना, या इसको मिला लेते हैं लोग? ये भी समझा दो ज़रा यहाँ। देखें, सबसे पहली चीज़ ये कि चाहे आप उसको पिंपल कहें या चाहे आप उसको एक्नी कहें, ठीक है, ये दोनों एक ही ही फैमिली चीज़ें से हैं। हैं, ओके। और आम अल्फाज में अगर कहते हैं आप तो वो पिंपल कहते हैं, अगर हम मेडिकल टर्म यूज़ करते हैं तो वो फिर एक्नी है। वो अच्छा, इसके अंदर जो आपने बात की इसमें बड़ी अच्छी जहन में एक बात आ रही है, जो ओकेजनल आउटब्रेक्स होते हैं वो ज़्यादातर इस वजह से होते हैं कि हम अपनी स्किन की क्लिनजिंग नहीं कर रहे होते प्रॉपरली। कोई मेकअप का पार्टिकल रह जाता है तो उसकी वजह से भी वो समटाइम्स एक आध जो है वो तोहफा हमें मिल जाता है। उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप घर में बहुत आसानी से कोई भी फार्मेसी से आप ले लें और एक जेल ज़रूर रखें जिसके अंदर आपको क्लिंडामाइसिन और बेंजोइल पेरोक्साइड, जिसको डोएक के नाम से वो जेल आती है, वो आप रख लें और नाइट एप्लीकेशन पे वो आप हल्का सा पीसा जितना लेके उसको हाँ, बस वो उसी स्पॉट पे आपको लगाना है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये कि इट्स एन टॉपिकल एंटीबायोटिक एज वेल। एक टाइम आता है कि जब आप उसको बार बार अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन पे भी आपका वो जो स्किन का बैक्टीरिया वो भी रेजिस्टेंट हो जाता है। ओके। सो अगर आपको ये प्रॉब्लम बार बार हो रहा है और नंबर ऑफ पिंपल्स बढ़ रहे हैं या कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसके अंदर मैंने जो अभी साइंस बताए, देन यू शुड गो टू अ प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट, एक डॉक्टर को प्रॉपरली दिखाएं। ठीक है। इसको फिर आप सैलून्स पे या टोटकोस पे या उस पे आप नहीं रखें। ओके, राइट। अच्छा, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी डॉक्टर साहबा डिस्कस करी थी। मैं या मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो ऑफिस जाते हैं, हम चाहे हम बीबी क्रीम, सीसी क्रीम लगाएं, बेसिस लगाएं, व्हाटएवर, मैं भी पहले फेस वॉश के बाद मैं सनब्लॉक लगाती हूँ, उसके ऊपर फिर मैं प्राइमर लगा के देन आई यूज़ माई फाउंडेशन व्हाटएवर, ताकि एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाए। बट उसकी फिर क्लेंजिंग भी एक प्रोसेस है ना, कि पहले मेकअप रिमूवर से साफ़ होना है, फिर या तो कोकोनट वर्जिन ऑयल से क्लींजिंग होगी या किसी और क्लेंजर से होगी, फिर वो साफ़ होगा, फिर उसके बाद कुछ स्प्रेज हैं वो किए जाते हैं। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस स्किन केयर। जिस दिन मैं ये नहीं करती उस दिन मुझे ये तोहफे मिल जाते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एंड कुछ लोग इतने लकी होते हैं, मैंने अक्सर लोगों को सुना ये कहते हुए कि हम तो सिर्फ पानी से जो है वो मूव होते हैं, आज तक ज़िंदगी में हमने कभी फेस वॉश नहीं किया। तो आई थिंक कि फिर आप बहुत लकी हैं। फिर ये वही मिसाल है कि आपने सारी ज़िंदगी स्मोकिंग की और आपको लंग कैंसर नहीं हुआ। राइट। अच्छा, मेरी माँ अम्मा को भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं याद कि मैंने कभी उनके चेहरे पे कोई एक एक्नी, कोई एक पिंपल कुछ भी देखा हो।
और वो नहीं, वो ना बहुत देखिए, ज़्यादा कभी कभी जो है वो हमारी स्किन, ज़्यादातर जो एक्नी का मसला होता है ज़्यादातर वो उन स्किन में होता है जिनके अंदर सीबम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, Okay. ऑयली स्किन जिसे हम कह लें, या टी जोन जो है उनका वो बहुत ज़्यादा ऑयली होता है। अच्छा, दूसरा हम लोग आजकल क्योंकि एक्नी का प्रॉब्लम इसलिए बढ़ गया है कि जब से ये सोशल मीडिया की मार्केटिंग स्टार्ट हुई है ना, डिफरेंट तरह के सिरम से और क्रीम से, तो लोग क्या करते हैं कि बस देखते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि एक्चुअली इसके अंदर है क्या, एंड दे स्टार्टेड यूजिंग दोज क्रीम्स एंड दोज सिरम्स। बार बार मैंने हर प्रोग्राम में बैठ के बताया, मैं अपने चैनल से भी बता रही होती हूँ, यूट्यूब से भी, इंस्टाग्राम से भी, जब भी मैं लाइव सेशन करती हूँ, कि वो सिरम्स जिसके अंदर HA की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है या हाइलुरोनिक एसिड मौजूद होता है, तो वो यूजुअली हमें यंग लड़कियों को या 35 तक की एज ग्रुप के लिए नहीं होता। बिकॉज ओके। उससे ये होता है कि HA एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी विस्कोसिटी थोड़ी सी थिक है। ठीक है। तो वो आपकी स्किन पे जब आप टॉपिकल उसकी लेयर लगाते हैं तो वो आपके अच्छे वाले जो पोर्स होते हैं, जिससे आपकी स्किन को ऑक्सीजन मिलना होता है और वहाँ से डेब्री को बाहर निकलना होता है, वो क्लोज्ड हो जाते हैं। Okay. बाय द टाइम जब वो क्लोज होते हैं तो जितना भी आपकी स्किन के अंदर ऑयल या सीबम प्रोड्यूस हो रहा होता है वो स्किन के अंदर ही रह जाता है, फिर नमी की वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाती ओके है। अच्छा, ये जो आपने 2 से 3 तरह की एक्ने का जिक्र किया, अगर ये जिस तरह से पॉप आउट हो रही है किसी के फेस पर, आपने कहा बड़े बड़े दाने बन जाते हैं, इवन उसमें से ब्लड आ रहा होता है, पेन हो रहा होता है, चीक्स पे होते हैं नॉर्मली लोगों को, फॉरहेड पे होते हैं, चिन पे हो जाते हैं। सो अगर इस तरह की किसी की कंडीशन है, जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, और हर शख्स डॉक्टर के पास नहीं भी जा पा रहा होता, तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि इसमें उनको क्या प्रोसेस अपनाना चाहिए, स्किन केयर कैसे करनी चाहिए और इसको कैसे क्योर करना है? अच्छा देखें सना, ये जो जुमला है ना कि हर शख्स डॉक्टर के पास नहीं जा रहा होता है, मेरा ख्याल से जब आप ये स्किन को हम लोग मर्ज की तरह नहीं लेते हैं। जिस दिन हम ये अंडरस्टैंड करना शुरू कर दें कि स्किन के ऊपर बनने वाले जो प्रॉब्लम्स है ये भी एक मर्ज है और इसका इलाज टाइम पर ज़रूरी है, बिकॉज इसकी वजह से आपको साइकोलॉजिकली बहुत सारे इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो टोकते हैं, फिर आप खुद भी उस चीज़ को फील कर रहे होते हैं। तो ये तो सबसे पहले एक्सक्यूज़ हमें अपने माइंड से हटाना है कि हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, यू हैव टू गो। अब तो हर इलाके में आपको अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट मिल जाते हैं। बिल्कुल मिल जाते हैं, और जो आपके नियर बाय है, अगर आप कराची से बाहर हैं, आपकी डेफिनेट सी बात है, आप जिस एरिया में होंगे वहाँ भी कोई अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट होगा, लेकिन डॉक्टर को या डर्मेटोलॉजिस्ट को एक्ने के लिए दिखाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है वो कुछ ऐसे क्लेंजर्स यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर सैलिसिलिक या मेंडेलिक एसिड 2% मौजूद हो। मिसाल के तौर पे ट्राइक के नाम से एक फेस वॉश आता है, या मेंडेल AC के नाम से एक फ़ेस वॉश आता है, इसी तरीके से एक्लिन के नाम से फ़ेस वॉश है। ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए गए हैं उन लोगों की स्किन के लिए जिनकी सीबम प्रोड्यूस करती है स्किन, या एक्नी बहुत ज़्यादा जल्दी बनती है। कितना दिन में कितनी बार फेस वॉश यूज़ करना चाहिए? क्योंकि अभी इस सीज़न में आप हर आफ्टर एन आवर आप फेस वॉश कर रहे होते हो, बिकॉज ऑयल आ रहा होता है आपके फेस पे, तो आप जितनी बार फेस वॉश करोगे उतनी बार आप इसे यूज़ करोगे, या जैसे आप पानी से उसको टैप कर लें? अच्छा, इसमें ये होता है सना, जो अभी मैंने आपको फेस वॉशेस के नाम बताएं, ये तो मेडिकेटेड फेस वॉशेस होते हैं। इससे ये होता है कि आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राइनेस की तरफ भी जाती है, तो इट्स बेटर कि हम सिर्फ 2 to 3 टाइम्स ही रेकमेंड करते हैं, इससे ज़्यादा रेकमेंड नहीं करते हैं। इवन कि कोई और भी फेस वॉश जो कि नॉन मेडिकेटेड होता है, जब उसको भी एग्रेसिव यूज़ करते हैं तो एक्सेसिव ड्राइनेस। अच्छा, तो इसके साथ आप कोई अपना एक नॉर्मल कोई माइल्ड आप अपना फेस वॉश रख सकते हैं जो आप ज़रूरत नहीं होगी? ठीक है। अच्छा, एक और भी, क्योंकि अब तो ओवर द काउंटर आपको इतनी बड़ी रेंज मिलती है, सब कुछ इतना कमर्शियल हो गया है, एक फेस वॉश आते हैं जो आता है फेशियल फेस वॉश या फेशियल फेस फॉर्म। ये जो फेशियल फेस वॉशेस हैं ये क्या हैं और इनको क्यों इस्तेमाल करना है? एक्नी के लोग भी इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि जी फेशियल कराने की ज़रूरत नहीं है, ये फेस वॉश ही जो है वो आपकी स्किन को नीट कर देगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो फेस वॉश में और फेशियल क्लेंजर प्रोडक्ट्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, राइट? फेस वॉशेस आप वो यूज़ करते हैं ऑन डेली बेसिस, जिससे आप अपनी स्किन की डेब्री जो रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी स्किन के ऊपर आ रही है, आप उसको रिंस ऑफ करते हैं। अब आ जाती है दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट, वो होता है इन द फॉर्म्स ऑफ फेशियल्स। फेशियल्स के अंदर जो एक्चुअल जिसका फ़ायदा आपको जो देता है वो हाइड्रा फेशियल देता है इन केस ऑफ एक्नी प्रोन स्किन।
बिकॉज उससे ये होता है कि उसके अंदर एक सक्शन ट्यूब लगी हुई होती है जो कि आपकी जितनी भी स्किन के अंदर डीप पार्टिकल्स जमा हुए होते हैं, चाहे वो मेकअप के हों चाहे वो डस्ट अच्छा, वो के उसको हों, suck कर वो लेते उसको सक आउट कर लेती है। उसके नतीजे में आपकी स्किन पर बैक्टीरिया बनने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग। उसके साथ साथ इसके अंदर कुछ ऐसे सिरम्स हम यूज़ करते हैं एट अ टाइम, जब वो उसको सक कर रहा होता है उसी टाइम पर एक सिरम्स उसके अंदर इन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं। Okay. सो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो हम मॉइस्चराइजिंग सिरम्स आपको देते हैं जो कि आपकी स्किन की डीप लेयर तक जाती है, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो हम इस तरह के सिरम्स देते हैं जो ऑयल को प्रोडक्शन को कंट्रोल करते ओके हैं। अच्छा, अभी जो डॉक्टर आयशा ने आप लोगों को फेस वॉशेस बताए हैं वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंड ट्रस्ट मी थोड़े दिन आप ये प्रोसेस करें कि आप प्रॉपर क्लेंजिंग करें अपने फेस की, और उसके बाद आप सनब्लॉक यूज़ करें एंड फेस वॉश यूज़ करें। कुछ टाइम बाद आपको ख़ुद अपनी स्किन नीट होना फ़ील हो जाएगी, क्योंकि क्लेंजिंग को हम क्लेंजर को समझते हैं जब फेशियल होगा तभी होगा, बट आई थिंक रूटीन में भी आपको बहुत नीट फील होता है जब आप क्लेंजर लेते हैं। हाँ, एक कॉलर शामिल कर लेते हैं, उसके बाद फिर हमें ब्रेक पे भी जाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कौन है हमारे साथ? मैं मिसेस सही बात कर रही हूँ कराची से। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है, मेरा बेटा ग्रेड 10 है और 15 ईयर एज है उसकी, उससे कॉन्स्टेंटली ना पिंपल निकलते हैं फेस के ऊपर, और निकलने के बाद अपने मार्क्स छोड़ जाते हैं, निशान छोड़ जाते हैं। हाँ ये बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत डिस्टर्ब है और कॉन्स्टेंटली निकल रहे हैं, किसी भी टाइम पीरियड में है, वो अडल्ट टाइम पीरियड है वो। ठीक है डॉक्टर आयशा, कोई क्वेश्चन है आपका? बहुत ज़्यादा, आप प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। अच्छा मिसेस फ़हीम, एक मिनट रुकिए, डॉक्टर साहब आपसे कुछ पूछेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किसी किस्म की कोई क्रीम या सिरम्स का इस्तेमाल करते हैं, या ऑयली फूड बहुत ज़्यादा तो नहीं खाते, जंक फूड बाहर का खाना? हाँ, वीक में एक मरतबा जरूर हमारा विजिट होता है बाहर का, लेकिन अभी चूंकि हम कोविड-19 के टाइम से गुजर रहे हैं, तभी तो अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, स्किन ऑयली है आपके बेटे की? स्किन ऑयली है, राइट राइट। आप ऑन एयर सुनिए, इंशाल्लाह जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर डॉक्टर आयशा आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिए, जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक, जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर आयशा हमारे साथ मौजूद हैं। एक्नी के हवाले से हम बात कर रहे थे कि जो एक्नी के स्कार्स हो जाते हैं, ये जो एक्नी का प्रॉब्लम होता है, इसका हल क्या है। भी एक कॉलर भी थी और वो भी यही पूछ रही थी कि मेरे बेटे के साथ ये प्रॉब्लम है, सो कुछ सलूशन। जी डॉक्टर आयशा। अच्छा, उनके बेटे का जो प्रॉब्लम था वो ये था कि उनकी ऑयली स्किन है, एंड यू नो ऑयली स्किन के बाद क्या होता है कि वही सारी चीज़ें जो मैंने अभी एक्सप्लेन की थी थोड़ी देर पहले। अच्छा, जो एक्चुअल प्रॉब्लम था उनका वो ये था कि अब जो एक्नी है वो मार्क्स छोड़ रही है। सो उसके लिए बहुत अच्छा एक प्रोसीजर होता है जिसे हम केमिकल पीलिंग कहते हैं। केमिकल पीलिंग इज़ वेरी गुड फॉर ऑयल, जिनके एक्स्ट्रा सीबम प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। ऑयल प्रोडक्शन को स्टॉप इनहिबिट करता है या डिक्रीज़ करता है आप कहते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ अभी जो आपने मुझसे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल, सो अगर आप केमिकल पीलिंग कराते हैं तो आपको ओरल एंटीबायोटिक्स नहीं खानी पड़ती, आपको आइसोट्राइटनॉन्स नहीं खानी पड़ती, जिसकी वजह से बाद में आपकी स्किन पूरी ड्राई हो जाती है। और आइसोट्राइटनॉन के बहुत सारे और भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपके लिवर को भी डैमेज कर सकती है। तो इट्स बेटर कि आप केमिकल पीलिंग के 2 से 3 सेशंस ले लें। उससे फ़ायदा ये होता है कि जो एक्नी आपका बन रहा होता है वो भी ख़त्म होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ भी ख़त्म होती है, और उसके नतीजे में बनने वाले जो निशानात हैं वो भी ख़त्म होते हैं। और इस तरह का एक्नी अगर आप केमिकल पीलिंग से ट्रीट कराते हैं तो उसके स्कार्स भी नहीं रहते, उससे गड्ढे ही नहीं पड़ते। अच्छा, केमिकल पीलिंग से स्कार्स नहीं रहते। अच्छा ओके, अगेन मैं उसी चीज़ की तरफ वापस आऊँगी कि जब ये पॉप आउट होने लगती है आपके एक्नी, सो आपको उसके लिए क्या ट्रीटमेंट या कौन सी क्रीम जो सेफ़ है जो लगाई जा सकती है, और उसके बाद जो स्कार्स रह जाते हैं, एक्नी ख़त्म हो जाती है, ब्लैक से स्पॉट्स रह जाते हैं, फिर उनको कैसे ट्रीट करें? देखिए, एक्नी के लिए तो वही है जो मैंने अभी बताया आपको, डोएक के नाम से जेल आती है, उसमें क्लिंडामाइसिन भी है और उसके अंदर बेंजाइल पेरोक्साइड भी है। सो वो सेफेस्ट फॉर्मुलेशन है जो आप स्टार्टिंग के अंदर घर पे लगा सकते हैं अगर आपको ओकेजनल होती है। अगर आपको सिवियर या मॉडरेट या सिवियर एक्नी की तरफ जाते हैं, ऑब्वियसली फिर हमें उसको मेडिकल कंडीशंस होती हैं वो भी रूल आउट करनी पड़ती हैं कि किस रीज़न की वजह से एग्रीवेट कर रही है, और उसके साथ साथ कुछ ऐसी रूटीन भी चेंज करनी होती है, साथ में ट्रीटमेंट्स भी हम देते हैं। जहाँ तक बात है स्पॉट्स की,
स्पॉट्स का ट्रीटमेंट अगर केमिकल पीलिंग से आप ट्रीट कराते हैं या लेज़र के थ्रू आप ट्रीट कराते हैं तो स्पॉट्स नहीं बनते हैं। ठीक है। बट अगर इन केस आपका एक्ने ट्रीट हो गया और आपको स्पॉट्स रह गए तो मैक्सटोन के नाम से क्रीम है, MAXTONE, ये आप नाइट एप्लीकेशन पे यूज़ कर सकते ठीक हैं। है, और या सिर्फ फिर- आपने वहाँ पर लगाना है नहीं, इसको? आप फुल फेस पे फुल भी फेस यूज़ पे भी करें। लगाना। ये आपकी और भी स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अनइवन स्किन टोन वगैरह, उसके ऊपर भी अच्छा काम करता है। ठीक है। अच्छा, जो स्कार्स हैं, स्कार्स का अनफॉर्चुनेटली किसी भी टॉपिकल के अंदर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जिसको हम कहते हैं ना गड्ढे बन गए। गड्ढे बन गड्ढे भी जाना। पिट्स स्कार्स हैं या बॉक्स स्कार्स, इस तरह के जो स्कार्स होते हैं, तो उसके लिए हमें प्रॉपरली ट्रीट करना पड़ता है विद डर्मापेन विद PRP, जो कि बहुत अच्छा और ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है। राइट, वो जो आपको बाकायदा गड्ढे गड्ढे फील हो रहे होते हैं उसके लिए, और PRP इज वेरी 3 सेफ। से 4 महीनों में आपकी स्किन 80% तक क्लियर हो जाती है। इंटरेस्टिंग। एक कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन? कैसे हैं आप लोग? तबीयत ठीक है? खुश हैं आप लोग सारे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाम बताइए। मैं कोयटा से काशिफ बात कर रहा हूँ। जी मेरा काशिफ छोटा सा प्रॉब्लम है जी। कि मेरे आंखों के ये जो रिंकल्स, ये जो क्या हल्के होते हैं ना, जिसको राउंड सर्कल कहते हैं, ये बहुत ज्यादा है। इतने अच्छा। ज्यादा है कि बाद बता मेरे को देख कर हैरान हो जाता हूँ कि ना तो मेरे अंदर खून की कमी है अच्छा। और ना ही कोई ऐसी प्रॉब्लम है। रात को ज़्यादा बहुत ज्यादा जागते है। हैं आप? क्या चीज़? रात को ज़्यादा जागते तो नहीं हैं आप? नहीं। अच्छा चलें, ठीक है, मैं ओके। तकरीबन- हम आयशा से पूछते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल को। उनका डार्क Dark सर्कल्स हैं, circles कभी बहुत बहुत हैं। ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। अच्छा, डार्क सर्कल्स का एक तो सबसे ज़्यादा मेन रीज़न जो आप अभी बात कर रही थी, इनएप्रोप्रिएट स्लीप, जिसे हम कहते हैं कि रात को देर से सोना और सुबह देर से उठना। ऐसा नहीं है, कुछ उन्होंने लोग कहा ये ऐसा समझते नहीं हैं- है, ऐसा नहीं करता और नहीं, मैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि नहीं, हम अगर रात को देर से सोचते हैं तो सुबह भी हम देर से ही उठते हैं, तो नींद तो हमारी पूरी हो जाती है। सो इनएप्रोप्रिएट स्लीप पैटर्न, आपका स्लीप साइकिल अगर अच्छा नहीं हो, इसके अलावा आपकी अगर डाइट स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका वाटर इनटेक अच्छा नहीं है, एंड 80% लोगों को ये मसला जेनेटिकली होता है। Okay. उनकी फैमिली हिस्ट्री में होता है, वालदा को है या फादर को है, मामू चचा किसी को है, तो वो चलता चला आता है। इवन के बहुत अंदर आंखें जिनकी होती हैं, सॉकेट्स डीप होते हैं या टीयर ट्रॉफ बन जाता है कुछ लोगों को बहुत जल्दी, तो वो यही रीजंस होते हैं कि ये फैमिलियल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। इसके लिए आप ये करें कि पहले तो आई सीरम्स का इस्तेमाल करें, और हम भी आई के लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देते हैं जो कि कराची में नहीं है। अगर आउटसाइड कोई है तो वो हमसे ऑनलाइन मंगवा सकते ठीक हैं है। हमारे पेज के थ्रू। और उसके साथ साथ जो लोग विद इन द सिटी हैं तो उनको फिर ये एक बेनिफिट है कि वो आपके आई PRP करवा सकते हैं। Right. एंड 2 सेशंस में ही बहुत क्रॉनिक से क्रॉनिक डार्क सर्कल्स भी चले जाते हैं। ओके राइट। अच्छा, कोई और ख़ास जो है प्रॉब्लम, जिस तरह अभी ये भी जिक्र कर रहे थे कि हमने लास्ट टाइम भी इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था जब हम झुर्रियों पे बात कर रहे थे, कि खून की कमी जो है वो भी क्या रीज़न बनती है डार्क सर्कल्स की, या आई सर्कल जो बन जाते हैं? इसमें देखिए, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आपकी जो है, जिसके अंदर B12 की डेफिशिएंसी इज़ वेरी कॉमन, कि अगर Okay. आपको B12 की डेफिशिएंसी है तो उसमें डार्क सर्कल्स ज़्यादा बनते हैं। आयरन से एज सच इसका कोई बहुत गहरा ताल्लुक नहीं अच्छा, है। जो जिन लोगों को आई बैग्स बनते हैं, कुछ लोगों को होता है सुबह उठें तो उनको आई बैग्स बने होते हैं, और फिर अगर उनको ऑफिस जाना हो और मेकअप करना हो तो सोचें वो लोग कितने परेशान होते होंगे। सो उसके लिए कुछ अच्छा, किया eye जाता है, bags- लेकिन डॉक्टर जो बताएंगी वो आप लोग कीजिएगा। आई बैग्स का मसला, हाँ आप सही कह रही हैं कि कभी कभी कुछ ऐसा लोगों के होता साथ है होता कि स्लीप की वजह से। और दूसरी एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो कि मैंने अपनी लाइफ में नोटिस की है कि जब आई बैग्स का मसला शुरू होने लगे तो सबसे पहले तो आप अपना किडनी रूल आउट करवाएं। ओके, यूरिया, क्रेटिनिन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ये तीनों चीज़ें आपकी ज़रूर जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब अच्छा, हो कुछ रही लोगों को होती हैं। स्कूल लाइफ से ही होता है ना, सुबह वो उठ के तो आंखें फिर सूजी वो, हुई, हाँ, हाँ वो 2-3 एक अलग घंटे केस है। लगेंगे, मूड भी ख़राब रहेगा तब तक, फिर कहीं चेहरा सही होता रहेगा तो मूड भी सही होता वो रहेगा। स्वेलिंग होती है आपके Swelling आईलिड्स होते के हैं। ऊपर, हाँ। और वो आपको ऐसा फील हो रहा होता है ठीक कि है, वो eye लेकिन bags आप हैं, कह रही हैं लेकिन अगर यहाँ पर प्रॉपर आई बैग्स बन रहे हैं तो आपको अपना किडनी चेक करवाना चाहिए। किडनी ज़रूर साथ में चेक करवाएं। उसके साथ जो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसके अंदर आपकी कुछ सर्जिकल भी होती हैं, जिसके अंदर आपका फ़ैट निकाल के और उसी को प्लेस करके लगा देते हैं। एंड उसके साथ साथ अगर नॉन सर्जिकल पर आप जाने चाहें तो रिवाइटलाइज ट्रीटमेंट है, ठीक है। फिलर्स हैं, आई फिलर्स विच इज़ वेरी गुड, जो आपके वो जो, अच्छा कुछ लोग ये कंफ्यूज चाहते हैं कि ये तो ऑलरेडी उभरा हुआ है तो उसको और फिल करेंगे तो और ख़राब हो जाएगा। तो बेसिकली उसकी टेक्निक्स होती हैं, उसको हम स्मूथ करने के लिए, जैसे फेस को कंटोरिंग करते हैं ना, इस तरह से उसकी कंटोरिंग हो जाती है।
जाती है, तो वो एक लेवल पर आ जाता है। राइट। अच्छा, एक्नी का जो हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे जिसमें स्कार्स और बाकी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, एक बड़ा प्रॉब्लम मैंने ये सुना है कि बहुत ज़्यादा जो कार्बोनेटेड ड्रिंक या सोडा ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं ख़वातीन या लड़के या लड़कियाँ, उनको भी एक्नी बहुत ज़्यादा होती है। इज़ इट राइट? ये फास्ट फूड, ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये एक्नी का आप ट्रीटमेंट भी करवा रहे हो, लेकिन अगर आप इसको नहीं छोड़ेंगे तो एक्नी ठीक नहीं होगा। आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं कि जब हमारे पास भी ट्रीटमेंट्स के लिए आते हैं तो उनको सबसे पहली चीज़ यही एडवाइस की जाती है कि आपने जंक फूड, ऑयली आइटम से बिल्कुल, एंड इवन स्पाइसी खाना, ये भी इसको एग्रेवेट करता है, तो यू नीड टू स्टॉप जिप लगा लें आप इसको, जिप लगा लें, ठीक है, जिप लगा लें, या एटलीस्ट देखिए ट्राई तो करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो क्या ट्राई करना चाहिए? खाने नहीं, ट्राई इन अ सेंस कि आप कोशिश कर सकते हैं कि उसको कम कर दें। अगर आप बिल्कुल उसको ख़त्म नहीं कर सकते, आई अंडरस्टैंड दैट कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, तो इट्स बेटर कि देखिए हर चीज़ ग्रेजुअली कम होती है। देखिए, ये एक बड़ी हकीकत है, मुसल्लम हकीकत है कि जो आप खाते हैं वही आप दिखते हैं, ठीक है, यू नो, तो इसलिए अच्छा खाइए। जंक क्या होता है? हमारे रूम में जो जंक यार्ड्स होते हैं, ज़रा जाके देखें तो उनका हम क्या हाल करते हैं और कौन सा सामान रखते हैं। तो जब आप जंक खा के अपने अंदर का वो हाल कर लेंगे तो फिर आप ये कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका चेहरा जो है वो गुलशन जैसा नज़र आए और अंदर आपने सब कुछ जंक डाला हुआ है? ये तो खुला तजाद है ना। ओके डॉक्टर आयशा, ज़बरदस्त एग्जाम्पल। थैंक यू सो मच। डॉक्टर आयशा हमारे साथ मौजूद थी। आई होप आप लोगों को समझ आया, नहीं आया होगा कोई मसला नहीं, हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको फिर इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में। आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। एंड नाज़रीन, गिफ्ट्स बड़े ज़रूरी होते हैं और आप जब किसी को तोहफ़ा देते हैं तो एक खुशी का भी बाइस होता है और कहते हैं कि ये एक सॉफ्ट जेस्चर होता है कि वो शख्स आपके लिए कितनी वैल्यू करता है। सो आज हमारे शो में गिफ्ट कर्टिसी है कोटेक की जानिब से, तो थैंक यू सो मच कोटेक। एंड इसके साथ साथ जो इस वक्त सेगमेंट, जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, अभी कुछ दिनों पहले में हमारे मिनिस्टर साहब जो हैं, अल्लाह ताला उन लोगों को तौफीक दे अपनी आवाम के लिए बेहतर फ़ैसले करने के, वो ये कह रहे थे, बड़े जज्बाती थे, और वो ये कह रहे थे कि वैसे कह भी सही रहे थे शायद, कि अगर ये पेंडेमिक रहा ऐसे ही तो शायद अगले 5 साल तक भी मुझे स्कूल्स बंद रखने पड़े तो मैं बंद रखूँगा, बच्चों को स्कूल नहीं भेजूँगा। एक तरफ तो मुझे ये एहसास हुआ कि कितना ख्याल है इन्हें अपनी आवाम का, अपने बच्चों का, लेकिन फिर मैं ये सोच रही थी कि आज इनको ख्याल आ गया। इससे पहले ये इनकी पार्टी के जो लोग हैं वो सदर भी रहे हैं, वज़ीर आज़म भी रहे हैं, इतनी हुकूमत की है इन्होंने, पूरी जनरेशन टू जनरेशन एक अच्छा बेहतर स्कूल तो इन्होंने बनाया नहीं, इनके अपने बच्चे तो यहाँ पढ़ते नहीं हैं। आज इन्हें बच्चों का ख्याल आ गया, लेकिन चलें देर आए दुरुस्त आए। बट आप लोगों के लिए, आपने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या करना है, उसके लिए हम आपको कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ आइडियाज़ और ऑप्शन जो इस वक्त मौजूद हैं पेंडेमिक में, वो आपके साथ हम शेयर करें। सो एक इसी तरह का बेहतरीन इस वक्त इदारा है जो ऑनलाइन काम कर रहा है, माई इंटर अकेडमी के नाम से, जो आपके बच्चों को प्रिपेयर करता है कि वो अपनी मैट्रिकुलेशन के लिए, अपने इंटरमीडिएट के लिए, या अपनी जो भी उनकी छोटी क्लासेस उनकी प्रेपरेशन के लिए एज ए ट्यूशन के तौर पर ये उनको ट्रीट करते हैं विजुअल्स के थ्रू। बहुत अच्छी बेहतर क्लासेस हैं ऑनलाइन, इस बारे में हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं वेलकम करूंगी, मेरे साथ मौजूद हैं वजाहत, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे साथ हैं नईम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एंड वी हैव विद अस इब्तिहाज, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एंड आप दोनों इंस्ट्रक्टर्स हैं जो पढ़ाते हैं, राइट? अच्छा वजाहत, मैंने एक मिनिस्टर का कोट किया यहाँ पर कि इस तरह की सूरत हाल है। और इस बार अभी बजट भी आया तो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो तालीम पर ख़र्च किया जाएगा हमेशा की तरह। ये सब चीज़ें एक तरफ, लेकिन इन सब को सुन के हम अपने दिल को तसल्ली दे के अपने बच्चों के मुस्तकबिल को इनके हवाले तो नहीं कर सकते ना। वी नीड टू डू समथिंग्स, जो भी रिसोर्सेज हैं, तो इन रिसोर्सेज में आप लोगों वाला ऑप्शन माई इंटर अकेडमी इज़ द बेस्ट ऑप्शन आई गेस। एंड मैं आप लोगों को मुबारकबाद भी पेश करूँगी। कुछ थोड़ा सा एक इंट्रो दीजिए शॉर्ट, जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, कि व्हाट इज़ इंटर अकेडमी और आप लोग कैसे ऑनलाइन क्लासेस ऑफर कर रहे हैं। बेहतर है, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। आप जानती हैं कि इस पेंडेमिक के दौर में
अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय ऑनलाइन एजुकेशन के। राइट, एंड ऑनलाइन एजुकेशन बिकम्स द सेफ मीडियम फॉर गेटिंग द एजुकेशन। ट्रू। तो अच्छा, दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे मिनिस्टर साहब ने भी बात की और स्कूल्स भी बात कर रहे हैं कि क्या स्कूल खोले जाएंगे, नहीं खोले जाएंगे। तो इस वक्त मैं देख रहा था, कल मैं देख रहा था कि एक पेरेंट्स एसोसिएशन के नाम से पूरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ पेरेंट्स ने, और उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। तो हम इस वक्त एक क्योस के अंदर हैं। यानी एक तरफ स्कूल्स कह रहे हैं कि स्कूल खोले जाएं, गवर्नमेंट कह रही है कि जैसे आपने कहा कि हम 5 साल तक नहीं खोलेंगे। इस पूरी सिचुएशन के अंदर जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है वो एक स्टूडेंट कर रहा है। राइट, पेरेंट्स अपनी बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपनी बात कर रही है, प्राइवेट इदारे अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो एंटिटी इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही है वो स्टूडेंट कर रहा है। असल में हो ये रहा है कि ये जो वायरस है ना, ये इसकी हिद्दत का अंदाज़ा ही नहीं हो रहा। ये इतनी तेज़ी से अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है कि जो फ़ैसले किए गए वो हमें थोड़े दिन बाद ही लगता है नहीं ये तो फ़ैसला गलत हो गया, इसको और चेंज करना पड़ेगा। अभी जिस तरह हम ये ख़बर सुन रहे हैं कि जुलाई में के एंड में बहुत बड़ा नंबर सामने आ सकता है, और वहीं आप ये भी जब ख़बर लोगों को सुना, आप ख़ुद बता रहे हैं कि नहीं जी जुलाई में नंबर बड़ा होगा, ईद आने वाली है, ख्याल करना है, वहीं पर आप ये कह रहे हैं कि हम स्कूल्स खोलने का फ़ैसला करें, तो ये तो और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करने वाली सिचुएशन हो जाएगी ना इस वक्त लोगों को, कि आप उनके लिए सेफ फैसले नहीं कर रहे। एग्जैक्टली मैं यही बात कर रहा था कि देखें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है जी। यानी एक तरफ प्राइवेट इदारे कह रहे हैं, अच्छा वो भी अपने पर्सपेक्टिव में दुरुस्त हैं अगर उनका पर्सपेक्टिव देखें, क्योंकि उन प्राइवेट इदारों से वाबस्ता लाखों टीचर्स हैं जो पूरा इकोसिस्टम चलता है। उनसे वाबस्ता हज़ारों वैन ड्राइवर्स हैं, हज़ारों कैंटीन के लोग हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जो एक चैलेंज का शिकार है। राइट। अच्छा, इन सारी बातों के बावजूद एंड रिजल्ट ये है कि हमें बच्चे को पढ़ाना है। तो जो मेरा इदारा है लर्निंग पिच के नाम से, हमने करा ये कि हमने पिछले 2.5 साल से ऑनलाइन एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। माई इंटर अकेडमी हमारा प्लेटफॉर्म है जिसमें 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे हमसे पढ़ते हैं, और सिर्फ पिछले 4 महीनों के अंदर हमने तकरीबन कोई 20,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है माशाल्लाह, जिसमें 20,000 बच्चों ने फ्री इनरोल किया था। क्योंकि हम ये जानते थे कि उन्होंने कोचिंग सेंटर्स में फ़ीस दे दी है और एग्ज़ाम सर पे थे, तो अब उनके लिए दोबारा से फ़ीस अरेंज करना, चीज़ें करना मुश्किल था। तो मैं ये समझता हूँ कि इस क्राइसिस ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को हम थोड़ा सा इवेल्युएट कर सकें और देख सकें। सिर्फ मैं एक बात और कहूँगा कि 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए हमारा प्लेटफॉर्म है myinteracademy.com। ठीक है। CA ACCA के स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली ICAP जो कि CA कराता है पाकिस्तान में, उन्होंने जून में अपने एग्जाम्स की डेट दी हुई थी। ओके। पूरे उनके तमाम बड़े शहरों के अंदर उनके एग्जाम सेंटर्स हैं, लेकिन उन्होंने भी अपना फैसला कैंसिल किया। तो हम CA ACCA के बच्चों को भी पढ़ाते हैं, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि 25 ममालिक से बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं। ओके, राइट। अच्छा, CA ACCA के कोर्सेज के हवाले में भी हम हवाले से आपसे बात करेंगे प्रोग्राम में आगे बढ़ के। नहीं, मैं आपसे जानूंगी, जिस तरह अभी जिक्र कर रहे थे कि माई इंटर अकेडमी स्पेसिफिकली 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को आप लोग प्रिपेयर कराते हो। तो इस वक्त एग्ज़ाम्स भी कैंसिल हो गए बोर्ड के, और सबको ये कहा गया कि नहीं जी आपको वैसे ही जो है आपका जो भी पुराना रिजल्ट था उसको देखते हुए आपको आगे भेज दिया जाएगा। कुछ लोग तो बड़े खुश हैं, लेकिन बट एट द एंड आपको पढ़ना तो है ना, आपको निसाब तो पता होना चाहिए, चाहे आपको आखिर में डिग्री मिल जाए, लेकिन आपको ये तो पता हो कि क्या चीज़ मेरे निसाब या सिलेबस में मुझे पढ़ाई जा रही है। तो आप लोग किस तरह से ट्रेन करते हो बच्चों को बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए? अच्छा देखें, बात यह है सबसे पहले तो कि जैसे कि आपने कहा कि इस वक्त उनके पास कोई ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो पढ़ें, क्योंकि अभी उनको कोई आगे प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रही कि स्कूल अब पत्नी कब खुलेंगे, और इसके बाद जो हमारे पास कोचिंग्स हैं वो भी बंद हैं, ठीक, और पेपर्स अगले साल होंगे या नहीं। लेकिन ये मोटिव नहीं होना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों की प्रोग्रेस की, तो ये जो इनका पीरियड होता है मैट्रिक और इंटरमीडिएट का, ये इनकी लाइफ का चेंजिंग पॉइंट होता है। अगर वो इस पीरियड में ठीक तरीके से अपनी बेस बनाएं, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, तो आगे यूनिवर्सिटी में वो अपनी डिज़ायर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, अपनी डिज़ायर फील्ड में एडमिशन ले सकते हैं। राइट। तो इस लिहाज से अगर वो सोचें तो इन्हें अभी भी इस वक्त भी स्टडी करनी चाहिए। अब हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र करता है। हमारे पास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है LMS, जिसके ऊपर हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स देते हैं। राइट। अच्छा, उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर जैसे कि मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था आपको कि हमारे पास सिमुलेशंस, एनिमेशंस, विजुअल क्लूज होते हैं, इवन हम एक्सपेरिमेंट्स और डिमॉन्स्ट्रेशन भी करते हैं। उस रिकॉर्डेड लेक्चर के बाद आता है असेसमेंट,
उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि बच्चा अपने आप को वहीं पे एवेल्युएट कर सके कि जो अभी उसने देखा क्या उसे समझ आया या नहीं। इसके बाद आते हैं असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स वो हमें सबमिट कर सकता है जिससे हमें पता चले कि वो कहाँ लाई कर रहा है। उसके बाद हमारे पास पास पेपर्स होते हैं, नोट्स होते हैं, हमारे पास सिमुलेशंस हैं, गेम्स होते हैं जिसमें बच्चा अपने कॉन्सेप्ट्स को देख सके, उसे सामने महसूस कर सके। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है जिसके थ्रू बड़ा इंटरेस्टिंग आपने इसको रखा हुआ है ताकि एक इंटरेस्ट डेवलप रहे। अच्छा, यहाँ पर ये प्रॉब्लम बड़ा कंसर्न पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा है कि उस एज में अक्सर बच्चा जो है वो माँ बाप ने पेरेंट्स फीस भी पे कर दी, ये तो एक तरफ, लेकिन ये कि वो पढ़े, लाजमी समझे, जाने चीज़ों को, तो उसके लिए जो पेरेंट्स का कंसर्न है उसको उनको करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? अच्छा, पेरेंट्स, मैं अगर आपको मौजूदा दौर की सूरत हाल एक बताऊँ, हम एक डिजिटल एज के अंदर ऑलरेडी हैं। बच्चा किसी भी उम्र का हो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करेगा, बिल्कुल, आप उसको नहीं रोक सकते। उसका स्क्रीन टाइम है और वो व्यू करता है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम उसके स्क्रीन टाइम को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करें। तो अगर एक बच्चा मोबाइल फ़ोन 3 घंटे उसको उसकी मदर या फादर अलाउ करते हैं, सो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम उसको एक ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करें उस पर्टिकुलर डोमेन के थ्रू कि वो एंजॉय करके पढ़े और वो खुद इंटरेस्ट ले। सो पेरेंट का वो कंसर्न कि जी मेरा बच्चा जो है अगर फ़ोन के ऊपर है, क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, सो वहाँ पे हम पेरेंट को ये श्योरिटी देते हैं कि जो हमारा कंटेंट है इट्स सेफ टू कंज्यूम, और इट्स इंगेजिंग इनफ कि आपका बेटा जो है या बेटी जो है वो उसको जब इस्तेमाल कर रहा होगा तो वो एक्चुअली उससे सीख रहा होगा। अच्छा, वन ऑफ माय फ्रेंड, उसके माशाल्लाह से 2 बेटे हैं, एक आई थिंक 2.5-3 साल का है और एक 5-6 साल का है। तो वो ऑनलाइन क्लासेस उनको दिलवा रही है और वो साथ बैठी होती है, क्योंकि वो कहती है कभी वो यूँ हो रहा होता है, कभी वो यूँ, मैं उसको कहती हूँ अलर्ट हो जाओ, और मुझे उसको जो है ना साथ साथ उसको, मतलब हम क्या कहते हैं, हम ब्राइब देते करते हैं ना बच्चों को कि तुम्हें ये दूँ, तो कह रही है ऑनलाइन क्लासेस को भी दिलाने के लिए मुझे उसके साथ उतना ही टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है जितना मैं सोचती हूँ कि शायद मैं खुद उसको पढ़ा लेती। बट येस, बच्चों का इंटरेस्ट, बिकॉज इट्स समथिंग डिफरेंट, एक नई चीज़ है, तो थोड़ा स्लोली ग्रेजुअली, बट जिस तरह आप लोग कहते हैं कि विजुअल्स दिखाते हैं तो उसमें एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। वैसे हर हफ्ते बाद मेरा फ़ोन भी मुझे बताता है आपका स्क्रीन टाइम इतने आवर्स था, फिर मैं सोचती हूँ मैंने इसमें कुछ क्रिएटिव किया था, मैं कहती हूँ हाँ मैंने शो की प्रेपरेशन की थी, वो मेरा क्रिएटिव टाइम था। ओके, अच्छा, अगर मैं ऑनलाइन चीज़ों का जिक्र करूँ आपसे, तो ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत सारे डिफरेंट मॉडल्स हैं जो इस वक्त लोग यूज़ कर रहे हैं। जूम इस्तेमाल करते हैं, कोई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? और अगर आपका टारगेट है कि आपने मैट्रिकुलेशन या इसकी तैयारी करनी है, तो कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेहतर है, प्लीज़ ये सजेस्ट कीजिए। बेहतर है, देखिए ऑनलाइन एजुकेशन में 2 बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। एक है सिंक्रोनस लर्निंग और दूसरा है एसिंक्रोनस लर्निंग। सिंक्रोनस लर्निंग से मुराद ये है कि टीचर और स्टूडेंट दोनों बैक वक्त कनेक्टेड होंगे साथ। जैसे आपने अपनी दोस्त की बात की, ठीक है, कि अब आपकी जो दोस्त हैं, जब बच्चे की क्लास हो रही है और टीचर जूम पे क्लास ले रही हैं, तो वो दोनों उस वक्त कनेक्टेड हैं। अच्छा, देखें इस वक्त हमारे जैसे मुल्क के अंदर बहुत बड़ा मसला इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी का है, पावर का है, लोड शेडिंग बेनतहा हो रही है। अच्छा, इंटरनेट रिलायबिलिटी का भी इशू है जी। तो होता क्या है कि टीचर जब अवेलेबल होता है और बच्चा जब अवेलेबल होता है, तो क्या पता इसके यहाँ लाइट चली जाए या इनके यहाँ लाइट चली जाए, या इंटरनेट कनेक्शन लूज हो जाए। तो इंटरनेट कनेक्शन अगर लूज हो गया तो आज बच्चे का स्कूल नहीं लगेगा। सो दैट्स मीन, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज सिंक्रोनस लर्निंग। अच्छा, दूसरा प्लेटफॉर्म है जो है एसिंक्रोनस लर्निंग, ठीक है। एसिंक्रोनस लर्निंग में ये होता है कि आपने जो इदारा है, टीचर्स हैं, उन्होंने अपने लेक्चर्स बना के एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में डाल दिए। ओके, अब बच्चा अपनी कन्वीनियंट के ऊपर उन लेक्चर्स को कहीं से भी किसी भी वक्त देख सकता है। ओके, तो ये दोनों मॉडल्स का, दैट इज मोर कन्वीनियंट एज वेल। तो ये 2 तरह के डिफरेंट मीडियम्स हैं। अच्छा, जब पेंडेमिक आया, बिकॉज वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, तो सारे लोगों ने क्या किया, वो जूम आपको अच्छी तरह पता होगा कि कितना ज़्यादा एक जूम हो गया। इसीलिए हमने देखा कि ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड चला कई हफ्तों तक, नो टू ऑनलाइन एजुकेशन। स्टूडेंट्स ने कह दिया कि हमें ऑनलाइन एजुकेशन लेनी नहीं है। इस पे मैं आपसे बात करती हूँ, कॉलर का सवाल भी शामिल कर लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये तो फ़ायदा हो रहा था, अभी तो लोग इसको प्रमोट कर रहे थे और आपने जो है वो उसको ट्रेंड चला दिया कि इसका इस्तेमाल ना किया जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम देखिए, अस्सलाम। मैं इस्लामुद्दीन बात कर रहा हूँ कराची से। जी कहिए, क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये पूछना है कि अब जबकि ऑनलाइन सिस्टम लग रहा है कि यही चलता रहेगा, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि ये ऑनलाइन सिस्टम वाले जो हैं ये इसी तरह जिस तरह और बोर्ड ने इजाज़त दे रखी है कि स्कूलों को सर्टिफिकेट देने की या डिग्री देने की प्राइवेट कॉलेजेस को, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, तो क्या ऑनलाइन कोर्स करने के बाद ये लोग भी क्या कोई डिग्री दे सकते हैं जो वैलिड हो, या कोई सर्टिफिकेट दे सकते हैं? अच्छा, बेसिकली ये लोग जो काम कर रहे हैं ये ट्यूशन, जो जिस तरह से ट्यूशन सेंटर्स होते हैं ना कि प्रिपेयर कराया जाए, ये वो करते हैं। लेकिन आप जो सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं उस हवाले से भी हम जान लेंगे। ऑनलाइन क्लासेस होती है, एग्ज़ाम्स होते हैं, सर्टिफिकेशन भी मिलती है, लेकिन डिस्कस करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए, जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ऑनलाइन क्लासेस आज के वक्त की ज़रूरत है आपके बच्चों की। देखिए, समझदारी से आज आप लोगों को चीज़ों को, जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हीं में रहते हुए आपने अपनी लाइफ को आगे लेकर चलना है। ये ख़त्म होगा तो होगा, ये ख़त्म होगा, इस सोच को अब हटा दें और अब ये सोचें कि ये इन्हीं हालात में हमने क्या करना है। बच्चे की एक जहनी नशोनुमा है जो स्टॉप नहीं हो रही इस पेंडेमिक की वजह से, वो कंप्लीट हो रही है। उसका वक्त ज़ाया ना करें, उसको ऑनलाइन क्लासेस दें, उसको ऑनलाइन पढ़ाइए। बल्कि आप भी अगर जिस उम्र में हैं आप भी पढ़ सकते हैं, पढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। तो कहते हैं चीन भी जाना पड़े, तब चीन बहुत दूर था, अब तो हम फ्लाइट में चले जाते हैं ना, इसलिए ये मिसाल दी जाती थी। सो नो फॉर ऑनलाइन क्लासेस या नो टू ऑनलाइन क्लासेस, ये हैशटैग चला, क्यों चला? कोई आए मुझे ज़रा बताए, कोई एक रीज़न दे, मैं कन्विंस होना चाहती हूँ, मुझे बताइए वजह। जब एक चीज़ का इतना फ़ायदा हो रहा है, आप घर बैठे और जिस तरह आप लोग काम करें, लाइट भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है, एनी टाइम आप रात में दिन में आप लेक्चर सुन सकते हैं, तो ये कौन सा माइंडसेट है जिसने कहा कि नो टू ऑनलाइन क्लासेस? देखिए, आपने जब अभी स्टार्ट किया सेशन, आपने बड़ी अच्छी बात की कि देखिए पेंडेमिक की वजह से आप किसी चीज़ को रोक नहीं सकते। तो ये माइंडसेट होना कि ये कब जाएगा और ये नहीं जाएगा तो फिर हम नहीं कर सकते, हमें इससे आगे निकलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो हुआ ये कि जब ये पेंडेमिक आया और यूनिवर्सिटीज़ ने सारी अपनी क्लासेस जो हैं वो ऑफ कर दी, और तो हायर एजुकेशन कमीशन ने इसके ऊपर कहा कि यूनिवर्सिटीज़ शुड गो ऑनलाइन एट फर्स्ट, फ़ौरन ही वो ऑनलाइन चली जाएँ। अच्छा, जब वो ऑनलाइन गए तो यूनिवर्सिटीज़ वर नॉट प्रिपेयर्ड, टीचर्स वर नॉट प्रिपेयर्ड। तो हुआ क्या कि स्टूडेंट्स की तरफ से एक बहुत बड़ा बैकलैश आया। और उन्होंने कहा, स्टूडेंट एसोसिएशन सामने आ गई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमें ऑनलाइन नहीं पढ़ना। मैं समझता हूँ कि वहाँ पे स्टूडेंट्स को ये बात समझनी चाहिए थी कि देखिए ये क्राइसिस है, और इस क्राइसिस के अंदर वो पॉजिटिव चीज़ निकालें। ये एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, ये पिछले 100 साल में नहीं ऐसी सिचुएशन नहीं आई। तो अब इस सिचुएशन के अंदर हमें देखना है कि हम इसमें से पॉजिटिव क्या चीज़ निकाल सकते हैं। तो अगर वो पॉजिटिव उसमें से चीज़ें निकालें तो दे कैन लर्न समथिंग, दे कैन स्टिल यूनिवर्सिटीज़ की क्लासेस वो ले सकते हैं। तो उसमें एक मज़े की बात हुई है कि जो हायर एजुकेशन कमीशन ने फ़ौरन ही ऑनलाइन क्लासेस को स्टॉप कर दिया और यूनिवर्सिटीज़ को कहा कि आपके पास 3 वीक्स हैं कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें। और उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ की क्लासिफिकेशन की, उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को 2 टुकड़ों में बांट दिया। एक को कहा एडवांस यूनिवर्सिटीज़ और एक को कहा लैगिंग यूनिवर्सिटीज़। अच्छा, ये किस बुनियाद पे किया? ये इस बुनियाद पे किया कि कौन सी यूनिवर्सिटी के पास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम था, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो बेहतर टेक्नोलॉजिकल थी। तो अब यूनिवर्सिटीज़ की, मेरा कहने का मकसद ये है कि इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ की क्लासिफिकेशन इस बुनियाद पे नहीं हुई कि यूनिवर्सिटी कितनी पुरानी थी, प्राइवेट थी, पब्लिक थी, बल्कि अब इस बुनियाद पे यूनिवर्सिटीज़ की क्लासिफिकेशन हुई कि क्या वो यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन एजुकेशन कितना बेहतर दे सकती, क्योंकि ये अब इस वक्त की रिक्वायरमेंट है, तो आपको उसी पर जज किया जाएगा बेसिकली। अच्छा, नहीं, ये बताइए कि जिस तरह आप लोग ऑफर कर रहे हो, अभी एक कॉलर भी थे, उन्होंने कहा कि आप लोग कोई डिग्री या सर्टिफिकेट्स इशू करते हो, तो इसमें बता दीजिए ऐसा है आप लोग कोई डिग्रीज या सर्टिफिकेट इशू करते हो आफ्टर एग्जामिनेशन और समथिंग? नो, नहीं, इस तरह तो कुछ भी नहीं है। बिकॉज हमारा जो मोटिव है वो ये है कि हम बच्चे को प्रिपेयर करें एग्ज़ाम के लिए। ठीक है।
अब हमारे पास जो माई इंटर अकेडमी में क्लासेस हैं वो हैं 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, जिनके एग्ज़ाम बोर्ड लेता है। तो हम तो सर्टिफिकेशन दे ही नहीं सकते। अच्छा, अब कोई 9th और मैट्रिक का स्टूडेंट है, वो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है कि जी अब वो पाकिस्तान के कराची में या कहीं खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में बैठा है या पाकिस्तान से बाहर है, तो आप लोगों से कैसे कांटेक्ट करेगा? और कहीं ना कहीं उसकी ये भी सोच है कि मैं 1-2 क्लासेस लेकर ट्राई करता हूँ, फिर मैं फ़ीस पे करूँगा। ये होता है हमारा ना बड़ा रिवायती सा जहन है इस हवाले से। तो फिर इसमें किस तरह से आप लोग उसको हेल्प आउट करते हो? अच्छा देखें, अगर हम बात करते हैं कि किस तरह बच्चा इनरोल हो सकता है, किस तरह कोर्स को बाय कर सकता है, तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। वो हमारी वेबसाइट पे जाए myinteracademy.com और उस पे उसको तमाम कोर्सेज एज अ प्रोडक्ट मिल रहे होंगे। जिस तरह आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, उस तरह जिस तरह आप शॉपिंग करते हैं उस तरह आप उन कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। तो वो वहाँ पे बाय करेगा, उसके बाद हमारे पास नोटिफिकेशन आएगी, हमारी जो सेल्स की टीम है वो उसे कांटेक्ट करेगी, उसे मेल जाएगी, उसे एड बॉक्स का एक्सेस दिया जाएगा। ये पूरा प्रोसीजर है। लेकिन जो आपने बात की कि अगर वो चाह रहा है कि मैं ट्राई कर लूँ पहले कि क्लासेस होती कैसे हैं, तो हम फ्री ट्रायल भी ऑफर करते हैं 1 वीक का। तो फॉर 1 वीक वो उसके पास फ्री ट्रायल होता है, जिसमें वो एक चैप्टर्स हर कोर्स का एक चैप्टर उसके पास एक्सेस होता है, वो उससे स्टडी करे। अगर वो अपने आप को सेटिस्फाई हो जाता है अपने आप से और टीचिंग से कि हाँ मैं इससे पढ़ सकता हूँ, फिर वो हमारा कोर्स एनरोल कर ले। आई थिंक 1 से 2 क्लासेस के बाद आपको ये बात समझ आ जाती है कि आप पिक कर पा रहे हो या आप टीचर की और स्टूडेंट की एनर्जी भी मैच होती है, वो एक ऑरा भी है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये है कि इट विल हेल्प। एक और बड़ी ख़ास चीज़, इस तरह अभी वजाहत भी बात कर रहे थे कि आज इस बात पर इंस्टीट्यूट्स को, कॉलेजेस को, स्कूल्स को, चाहे वो प्राइवेट हैं, सेमी प्राइवेट हैं, जो भी हैं, जज किया जा रहा है कि वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए कितने प्रिपेयर्ड हैं, कितना ट्रेन किया गया है। सो इब्तिहाज ये बताइए कि अब जिस तरह आप लोग हैं, आप लोगों को माशाल्लाह से बाकायदा आपकी एकेडमी ट्रेंड करती है, आप लोग एक प्रोसेस से गुजरते हैं, उसके बाद जाकर आप लोगों को पढ़ाते हैं। सो क्या इस चीज़ को भी हमें प्रमोट करना होगा कि जहाँ पढ़ाई की बात कर रहे हैं वहीं हम टीचर्स को भी ट्रेन करें, और इसमें क्या आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं? अच्छा, अभी करंटली तो हमारा जो प्लेटफॉर्म्स हैं, माई इंटर अकेडमी हो गया, एकेडमिस हो गया, ये सारे प्लेटफॉर्म्स अभी करंटली स्टूडेंट सेंट्रिक हैं। ठीक है। और हम इसमें स्टूडेंट को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे पास जो टीचर्स ऑलरेडी ऑन बोर्डेड हैं, हम उनकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग, बड़ी रिगरस ट्रेनिंग होती है। मतलब बिकॉज आपने ऑनलाइन रिकॉर्डिंग करनी है, यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस, आप लर्निंग क्लास के थ्रू कर रहे हैं। एकेडमिस जो जिस प्लेटफॉर्म को मैं देख रहा हूँ प्राइमरीली, उसके अंदर कम्प्लीटली एनिमेशंस हैं। सो उसके अंदर जो थिएटर वाला एलिमेंट है कि आप एज अ टीचर आपने एक्ट करना है और आपने एनिमेशंस के साथ प्ले करना है। आंखें भी बोल रही हैं, हाथ भी बात कर रहे हैं। तो हमने इस चीज़ के लिए वी हैव टू, हमारे काफ़ी फिल्टर्ड प्रोसेस है जिसके थ्रू हम टीचर सिलेक्ट करते हैं। एज फार एज टीचर ट्रेनिंग इज कंसर्न, ऑब्वियसली वी आर लुकिंग फॉर टीचर्स एट द मोमेंट, और हम उनको, लेकिन हम कन्वेंशनल टीचर्स को अभी नहीं। अच्छा, अगर कुछ लोग हैं इस वक्त जो समझते हैं कि जी हम पढ़ा सकते हैं, ठीक है, बट दे नीड सम ट्रेनिंग, तो वो आप लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं? मतलब हम अपने प्लेटफॉर्म के लिए स्पेसिफिकली एकेडमिस, जो हमारा 6 to 8 का प्लेटफॉर्म है, उसके लिए हम टीचर्स देख रहे हैं, लेकिन हम कन्वेंशनल टीचर्स नहीं देख रहे। ठीक है। हमें चाहिए एक ऐसा बंदा जो एनर्जेटिक हो, इंगेजिंग हो, थोड़ा थिएट्रिक्स ऐड कर सके अपने चीज़ों के अंदर, एनिमेशन से प्ले अराउंड करे, यंग हो, ग्रेजुएट्स हो, मतलब वो उनके अंदर ये इंस्पिरेशन हो कि मुझे करंट एजुकेशन जिस तरीके से इम्पार्ट, खुश शक्ल खुश लिबास जैसे रिश्ता ढूंढते हैं, ऐसे टीचर की ज़रूरत है। अगर कोई ऐसा है तो माई इंटर अकेडमी को कांटेक्ट करें। सही, मैंने आपका इश्तिहार सही चलाया है? मेरे ख्याल से उसकी बस अब इसका चेक मैं ले लूँगी लोगों से, क्योंकि इतना इब्तिहाज ने जब बताया उसके बाद सिर्फ यही अल्फाज चमक रहे थे मेरे जहन में। अब ये आप लोग अपना स्लोगन बना दें, टीचर्स की तलाश के लिए यही लाइन चलनी चाहिए, ठीक है, जो मेरी तरफ से आप लोगों को। बड़ी प्रिसाइज है आपने जो है ना उसको 2 लफ्जों में पिरो दिया। और इनफैक्ट ये जरूरी है, बिकॉज जब हम क्लास 6 और 8 के बच्चे की बात कर रहे हैं, वो एक ऐसा कन्वेंशनल टीचर, क्योंकि क्लासरूम के अंदर टीचर के पास पावर है, वो रोक सकता है, लैपटॉप या स्मार्टफोन पे नहीं है। सो एंगेजमेंट टीचर का क्रिएट करना बहुत एग्जैक्टली। अच्छा, क्योंकि लास्ट टाइम आई रिमेंबर शायद वजाद आपने ही जिक्र किया था कि 9, 10 के अलावा आप लोग 6, 7, 8 को भी ट्यूशन दे रहे हैं और इब्तिहाज आप उनको पढ़ा रहे हैं। अच्छा, वो बच्चा तो बहुत ही मूडी है ना, उसको कोई फिक्र नहीं कि मैं पायलट बनना है या मैंने क्या बनना है, उसको तो ये है कि यार अब बस अम्मा अब्बा ने पैसे भर देते हैं, ये स्कूल बंद है, ये ऑनलाइन कब बंद होगा, वो तो शायद इंटरनेट कनेक्शन ख़त्म होने की भी दुआ करता हो, ये भी सोच हो उसकी, है ना। सो वहाँ पर आप लोगों
लोगों ने उनके लिए रिकॉर्डेड कर दिए हैं सेशन और उनको आप लोगों ने वो कर दिया है। सो इस हवाले से आप कह रहे हैं कि उस एज के बच्चे को ज़्यादा इंटरैक्टिव सेशंस की ज़रूरत होती है ताकि वो एक क्लिक से उस ऑनलाइन क्लासेस को स्टॉप ना कर सके। ओके, अच्छा, ये एक और भी चीज़ है यहाँ पर डिस्कस करने की। खैर बहुत सारी चीज़ें हम इसलिए भी करते हैं ताकि आप लोग उस बात को अंडरस्टैंड कर सकें। आपने कहा CA और ACCA की भी प्रेपरेशन है, ठीक है। ये बड़ी जो है करियर ओरिएंटेड ये एक स्टडी है जिसको एक मैच्योर एज में लोग बहुत समझ के बेहतर तरीके से करते हैं और स्कोप भी है इसका बहुत ज़्यादा। सो अब इसके लिए किस तरह से आप लोगों को कांटेक्ट किया जाएगा और इसमें भी सिर्फ चैप्टर वाइज आप लोग पढ़ाते हैं? देखें, ये हमारा प्लेटफॉर्म है द स्कूल ऑफ बिजनेस एजुकेशन, ठीक है, psbeducation.com। ओके, इसके अंदर होता ये है कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी और ACCA और ICA में ये सारे अकाउंटेंसी रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, हम इनके ट्रेड्स के ऊपर काम करते हैं। और इसमें वी हैव स्टूडेंट्स नॉट ओनली इनरोलिंग फ्रॉम पाकिस्तान बट फ्रॉम 25 कंट्रीज। ओके, माशाल्लाह। इसमें इंडिया, अफगानिस्तान से बच्चे भी पढ़ते हैं हमारे पास, और वो पाकिस्तानी जो बाहर हैं, अब्रॉड हैं। अच्छा, हमारे जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, आइदर इट इज़ tsbeducation.com, इट इज़ माई इंटर अकेडमी, इट इज़ एकेडमस, हर एक प्लेटफॉर्म पे हमारा जो तरीक़ेकार है पढ़ाने का वो ऐसे ही है जैसे हम बात कर रहे हैं, यानी वो उसका मीडियम उर्दू होता है, इंस्ट्रक्शन का। क्योंकि हम ये समझते हैं कि बच्चे को हमें समझाना है, हमें कोई इम्प्रेशन नहीं मारना कि उसको अगर हम सिर्फ इंग्लिश के अंदर पढ़ाएंगे तो वहीं हम इम्प्रेशन बना पाएंगे, हमें उसको बेहतर अंदाज में पढ़ाना है। और ख़ास तौर पे जो इब्तिहाज ने बात की एकेडमस के हवाले से, देखें कल तक बच्चा स्कूल में ज़बरदस्ती आपने क्लासरूम में उसको बिठाया हुआ था, उसको टीचर पसंद है नहीं पसंद है, वो क्लासरूम में बैठा हुआ था। आज उसका स्कूल उसको मोबाइल में क्लासरूम दे रहा है, और जब वो जूम के ऊपर एक बोरिंग क्लास ले रहा है तो वो जूम का नीचे पॉज करके वो PUBG खेल रहा होता है। सो दिस इज हैपनिंग। अगर आपने बच्चे को उसका, और वालिदैन कंप्लेन करते हैं कि बच्चे का स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया, तो आप यू हैव टू प्रोवाइड देम अ वेरी गुड ऑप्शन। देखें, आप उसका ऑप्शन उसका जहन कहाँ से बना है, वो फेसबुक देखता है, वो PUBG खेलता है, वो कॉल ऑफ ड्यूटी देखता है, वो टिकटॉक बनाता है, ये सारी चीज़ें करता है। अब वो उसका लेवल इस वक्त यहाँ पे, और एक टीचर आके उसको इस लेवल के ऊपर कोई वीडियो रिकॉर्ड करके भेजेगा तो वो कहाँ से देखेगा? तो जो इन्होंने बात की कि हम इन, जो आपने खुश शक्ल और वो जो रिश्ता का ऐड बना दिया बाकायदा, ये ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, अगर टीचर एंगेज नहीं करेगा, टीचर उसमें ह्यूमर नहीं डालेगा, टीचर उसके अंदर उसको बेहतर अंदाज से समझा नहीं पाएगा, अपनी बॉडी लैंग्वेज का प्रॉपर यूज नहीं करेगा, तो बच्चा कभी भी एंगेज नहीं होगा। ओके, अच्छा, लास्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट कि जी फीस स्ट्रक्चर क्या है, कितने पैसे देने पड़ेंगे, ये भी प्लीज डिस्कस कर लीजिए, उसके बाद फिर मुझे एंड करना है। देखें, हमारी कंपनी की वैल्यूज हैं क्वालिटी एजुकेशन, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी। ओके, हम ये समझते हैं कि हमें क्वालिटी एजुकेशन देनी है, अफोर्डेबल बनाना है। तो फीस के अंदर हमारा फीसिंग स्ट्रक्चर बड़ा अफोर्डेबल है। एकेडमस की जो फीसिंग स्ट्रक्चर है वो तकरीबन कोई 1000-1500 रुपए पर मंथ में सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ लेंगे, सारे के सारे सब्जेक्ट्स, और बड़े अच्छे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंटर अकेडमी के अंदर यही तकरीबन 1000-1500 पर मंथ पे आप साइंस सब्जेक्ट्स की चीजें पढ़ेंगे। अच्छा, CA टाइम नहीं है मेरे पास, CA थोड़ा सा एक वो होता है, लेकिन जो मार्केट का है वो उससे हम कम रखते हैं, बिल्कुल कम रखते हैं। फॉर एग्जांपल वो 6000 भी हो सकता है, वो और पूरे कोर्स का है। राइट, थैंक यू सो मच। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।